अश्क, जुगनू और सितारे इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय आलिया हिरा। साद बिन रज़ा, मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन रज़ा गिलानी का बेटा, मेरे पास मुसलसल क्यों आ रहा था। आज तीसरी बार वो मुझसे मिलने आया था। साद की शादी को 1 माह हुआ था। मेरे हिसाब से तो उसे हनीमून के लिए किसी पुरफिज़ा मुकाम पर किसी हसीन लैंडस्केप का हिस्सा होना चाहिए था। शुमाली इलाका जात की बजाय स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड में। मगर एक उंगली से अपनी पेशानी खुजाते हुए मैं पुरसोच बल्कि पुरतफक्कुर अंदाज में कमरे के बंद दरवाजे को देख रहा था, जहाँ से अभी अभी साद बिन रज़ा गिलानी का होनहार सपूत गया था। वो मेरे पास क्यों आया? साद से तीसरी मुलाकात ने ये सोच मेरे दिमाग में भर दी। रज़ा गिलानी से मेरी अच्छी सलाम दुआ थी। कितनी दफ़ा उन्हें बाहमी मुशावरत की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझे बुलवा लिया या मेरे क्लिनिक चले आए। मगर उनका बेटा वो क्यों आ रहा था, ये अभी वाज़ेह नहीं हुआ था। मैं अपनी चेयर को इधर उधर घुमाने लगा। साद से मेरी मुलाकात रज़ा गिलानी के ऑफिस में ही हुई थी। बाप के तारुफ करवाने पर बड़ी खुशदिली से पूरा हाथ फैलाकर गर्मजोशी से उसने मुसाफहा किया था। साद बेटा, इनसे मिलो, ये है मशहूर व मारूफ और बे इंतहा मसरूफ़ साइकेट्रिस्ट महरान गज़नवी। उन्होंने कुछ इन्हीं अल्फाज में मेरा तारुफ कराया था। अपनी शादी में वो बहुत हसीन लग रहा था। ऑफ वाइट शेरवानी और मैरून कुल्ले में वो बहुत बजी लग रहा था। उसकी दुल्हन बहुत प्यारी थी, सी ग्रीन और रॉयल ब्लू के कंट्रास्ट में गजब ढा रही थी। दोनों की जोड़ी शानदार थी। मैं और फिज़ा जाम पकड़े कदरे अलग थलग खड़े तबसरा कर रहे थे। तबसरा तो फिज़ा ही कर रही थी, मैं फ़कत जायज़ा ले रहा था। मगर देख अपनी दुल्हन को ही रहा था। उसने आज मेरी फरमाइश पर रॉयल ब्लू कामदार साड़ी बांधी थी। उसके हमवार दराज सिल्की बाल खुले हुए थे, कानों के झुमके नुमाया थे। गुदास होंठों पर मेरा पसंदीदा कलर हुस्न को लो दे रहा था। मैं कदरे फुर्सत से कम ही तकरीबात में जाता था और जब जाता तो अंदर तक एक भरपूर तमानियत के साथ शामिल होता था। बच्चे अम्मी जान के पास होते थे और मेरा सारा वक्त भरपूर अंदाज में फ़िज़ा के लिए ही होता, और वह मेरी गुर्बत से सरशार सारे गिले शिकवे, शिकायतें, हकायतें भूल जाती। साद बिन रज़ा की शादी इसलिए भी मुझे याद रह गई कि फ़िज़ा को दुल्हन का हुस्न, सादगी भरा सिंगार और बाहया रूप बहुत ही अच्छा लगा था। साद बिन रज़ा का मेरे पास मेरे क्लिनिक पर क्या काम? उसे तो अभी अपनी ज़ोजा मोहतरमा के हुस्न के कसीदे पढ़ना चाहिए थे, और वो साइकेट्रिस्ट महरान गज़नवी के क्लिनिक के चक्कर लगा रहा था। चलो, पहला इत्तफाक हो सकता था, दूसरी मर्तबा भी आना। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ। तीसरी मर्तबा इखलाकन, चौथी मर्तबा मुरव्वतन। आखिर क्यों? मेरे सामने बैठा साद बिन रज़ा मुकम्मल खामोश था, आंखें गहरी यासियत लिए थी। वो खासा बेचैन सा भी लगा था। मैं अपने आखिरी मरीज़ को अलविदाई जुमले कहता उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। उसने 2 मर्तबा पहलू बदला था और मैं हैरान हुआ। मरीज़ के जाने के बाद वो भी उठा और खुदा हाफिज़ महरान भाई कहता हुआ निकल गया। जब सुनने का वक्त आया तो सुनाए बगैर चला गया और मेहमान नवाजी मेरे होंठों पर ही रह गई। क्यों? मैं अपनी चेयर घुमाता साद बिन रज़ा पे गौर कर रहा था। सारे मरीज़ जा चुके थे, मेरी टेबल पर तमाम फाइलें बंद थीं। तभी दरवाज़ा खुला और इकबाल ब्रैकेट मेरा सेक्रेटरी अंदर आ गया। सर, तमाम मरीज़ जा चुके हैं। फाइलें समेट कर एक पर एक नंबर से रखी। सर, घर से 2 बार फ़ोन आ चुका है। मैं गायब दिमागी से उसे देखने लगा। एक मिस्ट्री, एक उलझन, एक सस्पेंस, एक उलझाव था जो मुझे खुद ही समझता था। मेरे पास बहुत से मरीज़, बहुत से केसेस आते हैं, अपना मसला बताते हैं। बाहमी मुशावरत, तहलील नफ्सी, ज़हनी खलजान को बाहमी रवाबत से हल कर लेते हैं। पर हर मरीज़ ऐसा नहीं होता। हर मरीज़ में इतनी सलाहियत या इतनी जुर्रत नहीं होती कि ख़ुद को मरीज़ समझे या अपने मसले को मसला समझे। बाज़ मरीज़ों को मुझे बड़े तरीके से हैंडल करना होता है। तो मैं गहरा सांस ले के सीधा हुआ। इकबाल कुछ फाइलें, मेरी पानी की बोतल, ग्लास लेके बाहर जा रहा था। तो साद बिन रज़ा कोई मरीज़ है या उसके साथ कोई नफ्सियाती उलझन है जो वो शादी के 1 माह बाद ही उस नफ्सियाती क्लिनिक के चक्कर लगाता फितरी झिझक का शिकार है। मैं धीरे से खड़ा हो गया।
کرسی کی پشت سے اپنا کوٹ، ٹیبل سے موبائل اور وہ 2 فائلیں اٹھائیں اور باہر کی جانب قدم بڑھا لیے۔ نیکسٹ، انٹر کام پر اقبال کو کہا، سر ایک شخص ہے، پہلے بھی آ چکا ہے مگر اس نے نمبر نہیں لیا۔ کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے، کسی گہری سوچ میں غلطاں، قدرے بے چین بھی ہے۔ کبھی باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی شش و پنج کا شکار ہے۔ میں ایک دم سے کھڑا ہوا، باہر نکلا۔ سعد بن رضا داخلی دروازے سے باہر جا رہا تھا، اس کے قدموں کی رفتار سست تھی۔ میں نے پیچھے سے آواز دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مجھے خود اس سے ملنا چاہیے۔ کیا آفس میں، کلب میں، ٹینس کورٹ میں، یا پھر اس کے گھر جا کر؟ میں نے دل میں سوچا اور کاؤنٹر کی جانب گھوم گیا۔ میں پر یقین تو نہیں تھا مگر وہ مجھے کلب میں مل گیا۔ اپنے دوستوں سے دور سوئمنگ پول کے کنارے سنگی بینچ پہ اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کشمکش، ایک تناؤ، ایک افسردگی تھی، کسی گہری سوچ میں گم۔ میں قدرے سائڈ پر بیٹھا لیمن جوس سے لطف اندوز ہوتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک اضطراب نمایاں تھا، کبھی اپنے پاؤں کو ہلانے لگتا، کبھی بے چینی سے اپنی انگلیوں کو باہم الجھا لیتا، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگتا، پھر بینچ کی پشت سے سر ٹکا کے آسمان کو دیکھنے لگتا۔ کوئی نفسیاتی الجھن تھی، مجھے یقین تھا۔ وہ اٹھا اور سوئمنگ پول کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ میں وائٹ کرسی پہ بیٹھا دور سے ہی اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر اٹھ کر پارکنگ ایریا تک چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے آتا نظر آیا۔ میں سیل فون آن کرتے ہوئے جان بوجھ کے منظر پر واپس آیا۔ مجھے یقین تھا وہ چونک کر میری جانب دیکھ رہا ہوگا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ میری جانب آ رہا تھا۔ میں فون پر فضا سے بات کر رہا تھا، وہ میرے پاس ٹہر گیا۔ میں نے چونکنے کے سے انداز میں اسے دیکھا اور پھر اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اگلے لمحے میں نے فون بند کر دیا۔ سر آپ یہاں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں تو روز ہی یہاں آتا ہوں اور آج تو ذرا فارغ تھا تو کافی دیر سے ہوں، سوئمنگ بھی کی ہے۔ میں گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا، اس کے چہرے پر تعصب سا ابھرا۔ اوکے ینگ مین۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے لگا۔ وہ میری ہی جانب دیکھ رہا تھا، چہرے پہ کوئی سوچ تھی۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ پریشان نہیں تو؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ دراصل میں وہی تذبذب، وہی کشمکش۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ساتھ یقیناً کوئی مسئلہ تھا۔ میرے آفس آنا۔ میں نے ہمت بندھائی۔ آیا تھا، دھیرے سے کہا کیا؟ میں اسے بغور دیکھتا رہا۔ ساتھ دھیرے سے ہاتھ دبایا۔ کیا کوئی مسٹری ہے؟ وہ میری شکل دیکھنے لگا۔ ہاں۔ کیا؟ میں گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں یا تو اسے مار دوں گا یا اسے طلاق دے دوں گا۔ اس کے لبوں سے دھیرے سے نکلا اور میں دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ چلو ابھی میرے آفس چلو اور اپنا مسئلہ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ اتنے ہرٹ کیوں ہو؟ اتنی پیاری ہے تمہاری دلہن۔ فضا تو بہت تعریف کر رہی تھی، اور تمہاری تو لو میرج ہے نا؟ فضا بتا رہی تھی۔ وہ دراصل فضا میری بیگم ہے۔ سعد رضا میری شکل دیکھنے لگا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور شام کے سائے دیواروں پر اتر کر ایک ٹھنڈا سا احساس دے رہے تھے۔ صبح ہواؤں نے بسیرا کر لیا تھا۔ میں کل آؤں گا۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ چھوا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا اندر کی جانب چلا گیا۔ ابھی اس کی مردانگی کو یقین کرنا تھا کہ اس نے اپنے مسئلے کو کسی سائیکیٹرسٹ سے شیئر بھی کرنا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کل نہیں آیا تو مجھے خود اس سے ملنا ہوگا۔ اس کی دلہن بہت خوبصورت، نازک تھی، اور پھر لو میرج؟ ایسا کیا ہوا جو سعد اسے طلاق دے گا یا مار ہی ڈالے گا؟ میں پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ذہن الجھ گیا تھا۔ تصور میں سعد اور اس کی دلہن کا خوبصورت روپ ابھرا، جو چاند سورج کی جوڑی اور مثالی جوڑا کہلایا جا رہا تھا۔ اگلے دن وہ نہیں آیا۔ اس سے اگلے دن آ گیا، پر اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی۔ وہ ٹراؤزر اور بلو ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، نقصق سے تیار، عام حلیے سے بالکل الٹ۔ اس کی آنکھیں شب بیداری کی گماس تھیں، چہرے پر ایک تھکان تھی۔ اسے سکون کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے کچھ ٹرینکلائزرز دیں اور اسے آرام دہ نشست پہ لٹا دیا۔ کتنے دن سے نہیں سوئے؟ اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر میں نے اپنی نشست سنبھال لی۔ بہت دنوں سے، جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے، اور اب تو سلیپنگ پیلز بھی سکون نہیں دیتی۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میری شادی غلط ہوئی ہے۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ مجھے اچھی لگی، میں نے اسے محبت سمجھ لیا۔ محض اچھا لگنا تو محبت نہیں ہوتی نا۔ حالانکہ ممی کہتی تھی رشتے اپنی برابری میں ہی اچھے لگتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں شادی کر لو۔ مگر مجھے صبا اچھی لگی۔
मैं उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था। उसकी तबीयत में एहतियात पसंदी थी। उसे मर्दों से बेतकल्लुफ़ी अच्छी नहीं लगती थी। उसने मेरी पजीराई को कबूल नहीं किया और मैं उसकी चाह में डूबता चला गया। एक लम्हे को रुककर साद बिन रज़ा ने आंखें मूंद कर गहरा सांस लिया और फिर गोया हुआ। मम्मी और बाबा मेरी पसंद पे मान गए, मगर उन्हें मुतवस्सित घराने पर एतराज़ था। मगर सबा की खूबसूरती ने उन्हें मुतासिर कर दिया। मेरी बारात सादगी से गई, मगर मेरा वलीमा खूब धूमधाम से हुआ। आप भी तो आए थे ना? हाँ, बहुत खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी। साद चुप करके छत को देखता रहा, मगर सबा इस रिश्ते से, इस साद से खुश नहीं। मेरी मौजूदगी में वो डरी सहमी घबराई हुई रहती है, ऐसे जैसे मैं गैर हूँ। मेरा मुतहर्रिक कलम कागज़ की सतह पर ठिठक गया। मैं उसे देखने लगा। हल्की आहट भी उसे चौंका देती है। मेरा लम्स उसे डरा देता है। बहुत पहले दिन ही वो बिदक के सहम गई थी। उसके दिल का जोर उसके चेहरे पे था। मैं कमरे में मौजूद हूँ तो वो बाहर होती है। दावतों में जाते हुए उसके चेहरे पर हरास और सहम होता है। खौफजदगी का शिकार रहती है, जैसे मैं नामहरम हूँ, उसके लिए नापसंदीदा हूँ। मैंने उससे प्यार से, मोहब्बत से, सख्ती से पूछा कि वो इतनी खौफज़दा, इतनी डरी सहमी क्यों रहती है, क्या मसला है? मेरी मोहब्बत उसके लिए अहमियत ही नहीं रखती, मेरी कशिश उसे नहीं उकसाती, मेरा वजूद उसे नज़र नहीं आता, मेरी आमद उसे डरा क्यों देती है? तुमने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों है? पूछा था। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं, आपका वहम है। तुमने ज़बरदस्ती अपना हक तो नहीं लिया? नहीं, लेना तो दूर की बात है, ऐसा सोचना भी महाल है। मैंने कहा ना, उसे मुझसे खौफ आता है, किसी दहशत का शिकार रहती है। एक हरास उसे हर वक्त घेरे रहता है। वो शायद किसी और से मोहब्बत करती है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ मध्यम होती गई। मुझे भी तो वो अच्छी लगती है। मैं उस पर शब खून नहीं मारना चाहता। वो बोलते बोलते शायद थक गया था और मैं दम बखुद उसे आंखें मूंदे देखता रहा। कितना अजीब मसला था। उसके लिए सबा उसकी दुल्हन से भी मिलना ज़रूरी था। बहुत गंभीर केस था। सर, जो मैंने कल टैबलेट खाई थी ना, इतना सुकून मिला था। मैं खुद को बहुत अच्छा और फ्रेश महसूस कर रहा था। मुझे मेडिसिन लिखते, मैं ख़रीद लूँगा। वो आज फिर आ गया था, मगर मेडिसिन तो किसी मसले का हल नहीं होती। मैंने दोनों कोहनियाँ टेबल की सतह पर रख के उसे देखा। वो चुप सा हो गया। मैं तुम्हारा मसला हल कर दूँगा, मुझे कुछ और बताओ। बताने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है, बस उसका गुरेज, उसका फरार, उसका खौफ व हरास, उसका डर, यही तो मसला है। तुमने वजह जानने की कोशिश नहीं की? सर, मैंने पूछा था, बहुत पूछा, मगर वो जानने की कोशिश। उसके घर वाले, बहन, भाई, उसकी दोस्त, किसी को एतमाद में लिया? मैंने कहा। साथ मेरी शक्ल देखने लगा। हो सकता है कोई ऐसी वजह हो जो वो बता ना पा रही हो, या किसी ने उसे धमकाया हो, या फिर वो तुम्हारे घर के सेटअप में शमूलियत ना कर पा रही हो। इस हद, इस फासले को बाज़-औक़ात लम्हों में तय कर लिया जाता है और बाज़-औक़ात उम्रें बीत जाती हैं। साद, मैंने रसान भरे अंदाज में उसे देखा। साद चौंक कर मेरी जानी देखने लगा। और तुम जज्बात में आके कुछ और सोच रहे हो। सर, मैं कोई जेम्स बॉन्ड तो नहीं हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। ऐसी सूरत हाल में बनना पड़ता है जेम्स बॉन्ड, वॉच करना पड़ता है। अगर ज़्यादती हो जाए तो कफ़ारे की कोई सूरत नहीं होती। इंसान के खौफ की एक ही सूरत नहीं होती जो तुम सोच रहे हो। हो सकता है कि वो इस रिश्ते से ही खौफज़दा हो। तुम्हें पहले उसे दोस्त बनाना चाहिए। वो तजब्जुब से मुझे देखने लगा। सर, मेरे कज़न्स की शादी भी तो मेरे साथ हुई है, वो हनीमून पे गया हुआ है। अभी पिछले दिनों मेरे दोस्त वकार की शादी हुई है, वो तो बहुत खुश है। साद ने अपनी मुट्ठियाँ बंद कर लीं। उसके दिल में जो अंदेशा बैठ गया था वो ज़्यादा मजबूत था और गुजरते दिनों के साथ और मजबूत हो रहा था। मुझे यहाँ सिर्फ साद से ही नहीं बल्कि सबा, उसकी दुल्हन से भी बात करनी चाहिए। पेपर वेट घुमाते हुए मैंने सोचा, कोई और बात है जो तुम अपनी मिसिस के बारे में जानते हो? वो फ़ोन की आवाज़ पर डर जाती है। वो अपने मैके कितनी बार गई है? 2 महीने में 4-5 बार गई है, मगर वो जाना नहीं चाहती। उसकी नानी उसे ज़बरदस्ती ले गई थी। नानी? मैं चौंका। हाँ, उसकी वादा नहीं है ना? वो खिड़की से बाहर देख रहा था और मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। अचानक ही उसका सेल फ़ोन बजने लगा। साथ फ़ोन सुनने लगा। मैं बराबर से उसे देख रहा था। ओके सर। फ़ोन बंद करके वो उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, बाबा का फ़ोन है। उसने हाथ बढ़ाया। शायद ये मसला आपके बस का नहीं है, इसका हल वही है जो मैंने सोच लिया है।
میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مایوسی گناہ ہے، 2 ملاقاتوں میں مسئلے حل نہیں ہوا کرتے۔ آپ مجھے میڈیسن کا نام لکھ دیں۔ تم صرف ایک کام کرنا، جب رات کو اپنے بستر پر لیٹو تو آنکھیں بند کر کے اپنے رد عمل کے متعلق سوچو، سلوک کے متعلق جانچو، اپنی غلطی، اپنی کوتاہی پہ غور کرو اور پھر اسے لکھو۔ اگر لکھ نہ سکو تو یاد کر لو، پھر مجھے بتانا۔ اسے مشورہ دیتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آ گیا۔ سر، اس سارے قصے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم صرف سوچنا اور غور کرنا، باقی میرا کام ہے۔ اس نے چند لمحوں تک رک کر مجھے دیکھا اور سیڑھیاں اتر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ اس میں زیادہ قصور اس کی دلہن کا تھا، جو کسی ڈر خوف کا شکار تھی، پر ساتھ کا روب و دبدبا اس کے ڈر کو بڑھا رہا تھا۔ مجھے اسی کے لیے فضا کی مدد لینی تھی۔ فضا اکثر میرے کام کر دیتی تھی، وہ میری رائٹ ہینڈ بن جاتی تھی، مگر اپنے کام کی پوری وصولی کرتی تھی اور میں ہنستے ہوئے اس کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ فضا، تمہیں وہ شادی یاد ہے جس میں تم بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی؟ میں بیڈ پہ لیٹا اس سے مخاطب تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی فضا مجھے دیکھنے لگی۔ کیا میں صرف شادیوں میں ہی پیاری لگتی ہوں؟ اس نے بھی غصے سے مجھے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ تم شادیوں میں ہی لگن سے تیار ہوتی ہو۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے بیڈ پہ آ گئی۔ میں پیاری ہوں، اچھی ہوں، خوبصورت ہوں، اسی لیے آپ کے ساتھ ہوں، اس میں کیا شک ہے؟ میں نے سر کھجایا۔ تم واقعی حسین ہو اور اس وقت اور زیادہ حسین لگتی ہو جب میرے پاس ہوتی ہو۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر مہران غزنوی، کوئی کام ہے جو ماں بدولت کے حسن کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں؟ اس کی چھٹی حص الرٹ تھی۔ میں ہنس دیا اور اس نے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ڈبل فیس لوں گی۔ چتون تیکھے تھے، بڑے آرام سے میرے گھٹنے سے ٹیک لگا کے میرا مسئلہ سنے بغیر اپنی فیس کا تعین کر لیا۔ خرم کی شادی ہونے والی ہے اور بس۔ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پہلے سن تو لو، اپنے ترانے مت شروع کرو۔ اپنے کھلے بالوں کو پیچھے کر کے توجہ کا ارتکاز کیا۔ ہم ساتھ بن رضا کی شادی میں گئے تھے نا، تو مسئلہ اس کے ساتھ ہے۔ میں دھیرے دھیرے اسے بتانے لگا اور وہ توجہ سے تمام پہلوؤں کو سن رہی تھی۔ ارے آپ سر یہاں؟ رضا، ساتھ بن رضا اپنے گھر کے آگے میری گاڑی دیکھ کے حیران ہوا۔ وہ گیٹ کے اندر ہی جا رہا تھا۔ مجھے فون کر لیتے، تمہارا فون بند تھا، تم کلینک بھی نہیں آئے، میں سمجھا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تمہیں مبارکباد دے آؤں۔ میں گاڑی سے نکل آیا۔ میرا مسئلہ؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ فضا اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ مسئلہ گویا جوں کا توں تھا۔ آئیے نا اندر۔ ہاں، میری مسز بھی ساتھ ہیں۔ وہ مجھے اندر لے آیا۔ فل لگژری ہاؤس، شاہانہ ڈرائنگ روم کی مرر وال سے نظر آتا سوئمنگ پول، کتار در کتار کھڑے درخت، ہموار گھاس اور پھولوں کے کتات، بہت خوبصورت منظر تھا۔ فضا مبہوت تھی۔ ویٹر ٹرالی لے آیا اور کچھ دیر میں ساتھ اپنی بیگم کو لے آیا۔ نکھری سادہ سی، اپنے لمبے بالوں کی چوٹی بنائے بالوں کی ایک لٹ چہرے کو چھو رہی تھی۔ کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک، میں نے اپنے انداز سے اور فضا نے اپنے انداز سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کیس کا اصل کردار صبا تھی اور صبا کی مسٹری جاننا بہت ضروری تھا۔ فضا کو یہ کام کرنا تھا اور وہ بخوبی کر رہی تھی۔ دونوں کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ فضا یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ تم نے وہ کام کیا جو میں نے کہا تھا؟ میں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، مگر مجھے اپنا کہیں کوئی قصور نظر نہیں آیا۔ کوئی زیادتی؟ میں اسی سے محبت کرتا ہوں، میں زور زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے کرنی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا، آپ کے پاس نہ آتا۔ تمہارے گھر والوں سے اس کے تعلقات کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تمہاری ماما اس رشتے سے خوش تھی نا؟ ساتھ میری جانب دیکھنے لگا۔ پہلے تو نہیں، مگر میری ضد کی وجہ سے مان گئی تھی۔ بعد میں انہیں صبا پسند آ گئی تھی۔ صبا اور فضا اٹھ کے باہر نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے سوئمنگ پول کے کنارے نظر آئیں۔ میں نے مشروب اٹھا لیا۔ میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ نہیں، سب ہیں، مگر اس وقت سب اپنی اپنی مصروفیات کے سلسلے میں گھر سے باہر ہیں۔ میں بھی نکل رہا تھا۔ تمہاری مسز کی کوئی مصروفیات نہیں ہیں؟ شفاف شیشے کی اوٹ سے اسے دیکھتے میں نے کہا۔ شادی سے پہلے اسکول میں جاب کرتی تھی، BBA کیا ہے، تو اسے گھر میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ اپنے آفس میں جگہ دو نا۔ اسے شوق نہیں ہے۔ کچھ حل نکلا؟ نہیں، بس چپ رہتی ہے۔ گہری خاموشی۔ کچھ دنوں کے لیے اسے اس کے میکے چھوڑاؤ۔
मैं फ़िज़ा को इसीलिए इधर लेके आया हूँ, मगर रोज़ रोज़ यहाँ आना मुमकिन नहीं है, तुम्हारा घर बहुत दूर है। साथ मेरी शक्ल देखने लगा। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और इस हैसियत से सामने नहीं आना चाहता, बजाय खुलने के वो और सिमट जाएगी। बात उसकी समझ में आ गई थी। सुनो, इन गुजरते दिनों में, इस सूरत हाल में, इस माहौल में तुम्हारी मोहब्बत कैसी है? बड़ी है या वक्त के साथ साथ घट रही है, रुक गई है? मुझे देख के गहरा सांस लिया। तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी। मोहब्बत मान पड़ जाती है जब अगला कोई पेशकदमी ना करे, और मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। मैं अपनी पेशानी को जाते हुए उसे देखकर शीशे के पार देखने लगा। फ़िज़ा शायद सबा के बालों की तारीफ़ कर रही थी क्योंकि वो उसके बालों को छू रही थी। सबा के चेहरे पर बहुत मासूम सी मुस्कुराहट थी। ऐसी लड़कियां या तो वाकई मासूम होती हैं या फिर बहुत गहरी। कोई कमंद न डाल सके, कोई गहराई न नाप सके, कोई राज न पाले। मेरी सेल पर क्लाइंट के मैसेज आने लगे। ओके डियर, जब बेगम मैके जाएं तो मुझे आगाह कर देना। मगर आप क्या करेंगे वहाँ? उसके घर का माहौल? वो तजब्जुब का शिकार हुआ। हाँ, मुझे इल्म है, मगर मेरी बेगम मेरे हर मामले, मेरी राइट हैंड, मेरी निस्फ बेहतर है, और ये रिश्ता बाहिमी एतमाद का ही होता है। वो देखो। मैंने शीशे के पार इशारा किया और खड़ा हो गया। दोनों गहरी सहेलियों की तरह एक दूसरे से लगी हुई थीं। साथ भी उधर ही देखने लगा। तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसे लेके मैं बाहर लॉन में निकल आया था। फ़िज़ा मुझे देखकर मेरी जानिब आ गई, जबकि सबा उधर ही खड़ी रही। साथ को खुदा हाफिज़ कह के मैं गाड़ी में बैठा। फ़िज़ा मेरे बराबर आ बैठी। चौकीदार ने गेट खोला और हम मेन रोड पे आ गए। गाड़ी में गहरी खामोशी थी और एयर फ्रेशनर की खुशबू बाहम मदगम थी। कैसा रहा? यार, वो बहुत नाइस, क्यूट और प्यारी है। बोलती है तो लगता है लहजे से फूल चढ़ रहे हों। सुनते रहो, बड़ा प्यारा लहजा है उसका। और तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? हाँ, वो हंसी। और मैं इसी एतमाद का इजहार चाहता था। वो तुम्हें कोई नफ्सियाती किरदार लेगी? गर्दन घुमा कर उसे देखा। लम्हा भर की खामोशी। नहीं, शायद अभी हम दो अजनबी थे और वो मुझे कंपनी दे रही थी। अगली मुलाकात में महफिल जम सकती है। अगली मुलाकात मुझे नहीं, सिर्फ तुम्हें करनी है। ये उसका सेल नंबर है। मैंने साथ को कहा है कि तुम सबा को उसके मैके भिजवा दो। तुम उससे उधर ही मुलाकात करोगी। और मैंने गहरा सांस लिया। मुझे फलूदा खाना है। तेज़ी से गुजरते आइसक्रीम पार्लर को देखकर फ़िज़ा ने मुझे याद दिलाया, रास्ते में और भी हैं, फलां जगह से खिला दूंगा। मैंने मशहूर पार्लर का नाम लिया। वो बहुत दूर है। वो मछली। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइविंग पर हो तो एक वहाँ से दिला देते, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये वाला ख़त्म हो जाता। मैंने गाड़ी साइड में करते करते उसे देखा। उसके चेहरे पे बड़ी दिल अवेज शरारती सी मुस्कान थी। मैं उसे देखे गया, और यही वो चाहती थी। मैं रिपोर्ट मांग रहा हूँ शायद। फीस? वो शरारत पर आमादा थी। सोच लो, बड़ी फीस लोगी या छोटी? दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मेहरान गजनवी, बड़ी फीस देने से पहले छोटी फीस देनी पड़ती है, और मैंने अभी फीस का तयन नहीं किया, मगर माइंड बना लें। बड़ी पार्टी, तगड़ी फीस। उसकी हंसी जानदार थी। मैं उतरते उतरते उसे देखने लगा। उसकी आंखों में जुगनू और चेहरे पर गज़ल थी। दिल चाह रहा था रुक कर पढ़ूं, मगर आहा, मैं उतर गया। मेरी कुर्बत में सरशार वो ऐसे ही राह चलते मेरे इम्तिहान लेती थी, और मैं एक ही दफ़ा में उसे सारे नतीजे सुना दिया करता था। उसके लिए मैं स्पेशल फलूदा ले आया था। अगर सबा मुझे कहीं और मिलती तो मैं उसे दोस्त बना लेती। दोस्ती का रिश्ता बड़ा पायदार होता है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही गुड न्यूज़ दूंगी। फलूदा खा के उसने मुझे अपना तज्जिया बताया। हे, मैंने उंगली उठा के उसे देखा। मेरा स्विट्ज़रलैंड जाने का इरादा है। इस केस के बाद कोई गुड न्यूज़ नहीं सुनूंगा। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसे मुझसे ऐसे मजाक की तवक्को नहीं थी। मैंने गुनगुनाते हुए गाड़ी स्टार्ट करके अपने रास्ते पे डाल दी। बात समझ में आई तो उसके चेहरे पे बड़े शर्मीले से गुलाब खिले थे। मुझ पर मुक्के बरसाने लगी। मैं खिलखिला के हंसा। उसके तरन्नुम ने माहौल के रिदम में इजाफा कर दिया था। फिर हमारे दरमियान मौसम रहता ही खुशगवार था। यह हमारी बाहिमी मोहब्बत का नतीजा था। चंद दिन बाद साथ का फ़ोन आया। सबा मैके गई है, उसके किसी कज़न की शादी है। उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस उसने मुझे दे दिया। तुम रिलैक्स करो, घूमो फिरो, परेशान मत हो, जल्द ही मसला हल हो जाएगा। जी, इसीलिए तो आपके पास आया था। इस एतमाद का शुक्रिया। पाक फैन हमेशा आपके साथ रहेगा।
اس کی ہنسی ابھری اور میں نے خدا حافظ کہہ کے سیل آف کر دیا۔ فضا نے بڑے شوق سے فون نمبر اور ایڈریس لیا۔ ایڈریس کی فکر مت کرو، میں خود تمہیں پہنچا دوں گا۔ میں جانتی ہوں آپ کا جو مسئلہ ہے، مجھے تو میری دوستوں کے گھر لے کر نہیں جائیں گے، اور بھائی میرے دوست جو ان کے گھر پر نہیں ہوتے نا۔ میں ہنسا۔ لب بھینچ کر اس نے مجھے گھورا۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے اس کی لٹ کھینچی۔ جواب میں استحقاق بھرے انداز میں اس نے میری پاکٹ میں سے سیل فون نکالا اور کارڈ پر لکھا نمبر ملانے لگی۔ میں ادھر ہی اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹا اور ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر خاموش سرچنگ کرنے لگا۔ نمبر بزی تھا۔ چند لمحوں بعد پھر کیا، اٹھا لیا گیا۔ ہیلو صبا، میں فضا مہران، ہم ملے تھے نا؟ ہاں بس مل گیا تمہارا نمبر، تم تو بھول گئی نا؟ نہیں بس دل چاہ رہا تھا تم سے ملنے کو، آ جاؤں؟ بھائی میں نے تمہیں دوست بنا لیا ہے، میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ہنسی۔ اچھا کہاں آؤں؟ اوہ امی کے گھر ہو؟ تو نانی کے گھر کون کون ہے؟ اوکے شادی سے فارغ ہو جاؤ پھر ملتے ہیں۔ ایسے کیسے، مہران نہیں مانیں گے۔ تم آنا نا کارڈ دینے۔ اوکے جب بھی آؤ اس نمبر پہ کال کر لینا، مہران تمہیں ایڈریس سمجھا دیں گے۔ اوکے بائے۔ سیل فون آف کر کے فضا میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ بڑا سکون سا ملا، آنکھیں بند ہونے لگی۔ میرا کام ذہنی تکان کا ہی ہوتا تھا۔ ایسی لگاوٹ، ایسی پذیرائی سکون دیتی تھی، اور فضا مجھے جانتی تھی، ایسی تشفی اکثر مجھے دیتی رہتی تھی۔ صبا مہکے گئی ہوئی ہے، اس کی کزن کی شادی ہے، بلا رہی تھی۔ میں نے کہا کارڈ دو، مہران ایسے نہیں لائیں گے۔ تو وہ آئے گی کارڈ دینے، رہنے دیتی ہم چلے جاتے، کام تو ہمارا ہے نا، اسی سے تو ایک پوائنٹ ملے گا۔ وہ پلس ہوگا یا مائنس؟ کیا مطلب؟ میں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ میکے میں ہے، ظاہر ہے کارڈ لے کر کسی نہ کسی کے ساتھ تو آئے گی نا۔ وہ کون ہوگا؟ اس کا بھائی، اس کا کزن، یا پھر وہ زو معنی انداز میں ہنسی۔ میں چونکا۔ یا پھر وہ جسے وہ چاہتی ہوگی، اس سے شادی نہیں ہو سکی ہوگی، احساس محرومی، یا پھر… میں نے گہرا سانس لیا اور فضا کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنا چہرہ رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ایسے ہی تو مجھے اس کی صلاحیتوں پر ناز نہیں تھا۔ کیوں؟ بیویوں کی صلاحیتوں کو آزمانا نہیں چاہیے، جانچنا چاہیے۔ زندگی میں بہترین جیون ساتھی بننے کے لیے یہ تجزیاتی نظریہ اپنانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بہت سکون مل رہا ہے یار۔ میں جانتی ہوں، اس طرح سر رکھ کر آپ بالکل رافع بن جاتے ہیں۔ اس نے ہمارے بیٹے کا نام لیا۔ میرے بال ہلکے سے کھینچے اور میں نے ہنس کر آنکھیں موند لیں۔ میں نے گھر کال ملا کر فضا کو بتایا کہ صبا کا فون آیا ہے، وہ کارڈ دینے آ رہی ہے، ریسیو کر لینا اسے۔ اوکے۔ اب مجھے تجسس ہو گیا کہ صبا کس کے ساتھ جاتی ہے۔ فضا کا کہنا تھا کہ وہ میکے میں ہے، وہاں سے کسی کے ساتھ آئے گی، اور میرا خیال تھا کہ وہ ساتھ کے ساتھ جائے گی اگر اسے کسی اور سے محبت نہ ہوئی تو۔ 3 گھنٹے بعد فون کیا گھر۔ فضا میری بے چینی پر ہنسی۔ نہیں آئے ابھی۔ اگلے 4 گھنٹوں بعد میں گھر چلا گیا۔ سادگی سے تیار فضا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا آئی؟ نہیں بس آنے والی ہے۔ اوہ، میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اتنی بے چینی؟ فضا ہنسی۔ میں نے ہنس کے اس کے بال کھینچے۔ اس نے میرا بازو تھام لیا۔ بچے کہاں ہیں؟ امی کے ساتھ پارک گئے ہیں۔ واؤ، میں نے اس کا شانہ دبایا۔ کرن آئی ہوئی ہے، میرے جذبوں کو تو چٹکیوں میں اڑاتی ہے یہ۔ کہاں ہے؟ اندر اپنے منع کے ساتھ ہے۔ فیصل بھی ہے؟ نہیں، 2 دن کے لیے آئی ہے، وہ فیصل آباد گئے ہیں۔ ہم دونوں اندر آ گئے۔ فضا کچن میں جانے لگی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اس کے روم تک گیا۔ باہر ہارن بجا۔ میرے اندر کی بے چینی باہر متوجہ ہو کے بھاگی۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور ٹیرس کا دروازہ کھول کے باہر گرل سے نیچے جھانکا اور گہرا سانس لے کے مسکرایا۔ میں نے پہلے دیکھ لیا تھا، اور فضا گیٹ کھول کر باہر جھانک رہی تھی۔ صبا سعد کے ساتھ آئی تھی، یعنی اسے شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں تھی۔ وہ لوگ اندر آ رہے تھے۔ ذہنی خلجان، خوف، ہراس بیرون نہیں اندرونی تھا۔ کوئی تھا جو ان کی زندگیوں میں زہر گھول رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور پلٹ آیا۔ خیریت بھائی؟ کرن بیٹے کو لیے کھڑی تھی۔ ہاں تم ٹھیک ہو؟ میں نے ایان کو گود میں لیا اور اچھالنے لگا۔ ہائے بھائی، کرن کا دل جیسے اچھل ہی گیا۔ آرام سے، ہم نے 2 بچے پالے ہیں، یہ بھی میرا کچھ لگتا ہے۔ گپلو سے ایان کو باہوں میں جھلاتا میں ساتھ سے ملنے کے لیے نیچے آ گیا۔ نہیں ہم رکیں گے نہیں، مجھے جلدی ہے۔ صبا کو کارڈ دینا تھا اور کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ ہی جانا ہے، حالانکہ میں نے کہا بھی کہ اپنے کسی کزن کے ساتھ چلی جاؤ، مگر وہ لوگ باہر ہی کھڑے تھے اور ساتھ کہہ رہا تھا۔
फिजा मुस्कुराते हुए कार्ड थामे सबा से मिल रही थी। साद आगे बढ़कर मुझसे मिला। मुझे ज़ाती तौर पर साद से मिलना अच्छा लगता था। यार, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ तो। नो थैंक्स, आइंदा सही। चले। मुड़कर सबा को देखा। उसने इस बात में सही हिलाया। आइंदा ऐसा ना हो। बाय। दोनों गेट से बाहर निकल गए। कैसा? फिजा चमकती आंखों से मेरी जानिब देखने लगी। वो एक माहिर नफ्सियात की बेगम थी, फिर भी लफ्ज़ों में उसका मुद्दा चाहता था। क्या? तजाहिल आरिफाना अंदाज इख्तियार करके मैंने अयान को हवा में उछाला। मामू की गोद में वो खुश था। सब अपने मियाँ के साथ आई है। उसे उसके साथ रहना पसंद है, हर दम उसका साथ चाहती है। वो किसी गुज़िश्ता से बेवस्ता मोहब्बत का शिकार नहीं। अगर ऐसा होता तो वो अपने किसी कज़न के साथ आती। यह मसला कोई और है। वो बड़ी अमीर गहराई से मेरी पेशानी को जाती संजीदा थी। मैंने निगाह चुराई। यह मसला ही तो तलाश करना है। कोई नफ्सियाती गिरा है, कोई जहनी खिलजान है, किसी किस्म के खौफ का शिकार है। ये जानना है। मेरा ख्याल है ये मसला मैं ही हल कर सकती हूँ। वो बहुत ही संजीदा थी। फीस किसके लिए दी है तुम्हें? मैं अयान को प्यार करने लगा। कैसी फीस? वो चौकन्नी हुई। तुम किसी सियासतदान की औलाद हो जो खा के भूल जाती हो, जो खा कर भूलती जाती हो। तो दी क्या है? वो हैरान थी। वो जो तुमने 2 फलूदे के गिलास खाए थे, मैंने याद दहानी कराई। क्या? वो तकरीबन चीखी। जी, 300 के 2 गिलास थे और आपने यही फीस मांगी थी और मैंने बयाना दिया था। मैं मक्खी चूस हुआ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। 700 बाकी हैं। बाकी काम पूरा होने के बाद मुझे अपने पता नहीं क्या किस पने पर हंसी आई। और फीस कितनी होगी? ये तुम पे छोड़ा। मैं गोया बादशाह हुआ। यानी ब्लैंक चेक दे रहे हैं मुझे? हाँ, शाहाना अंदाज इख्तियार किया। तो बस वो खुश हुई। हवा में चुटकी बजाई। जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। हे, मैंने फिजा में खड़ा उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा ना, मुझे अभी कोई खुशखबरी नहीं चाहिए। इन बच्चों से काम चलाओ। स्विट्जरलैंड जाना है मुझे। मुंह धो रखें। फिजा ने सर घुमाकर मेरी आंखों की चमक को देखा और हंस दी। जी, नहाने जा रहा हूँ। अयान को उसकी गोद में दिया। सुने, मुझे साद के बारे में कुछ पूछना था। उसके बारे में कुछ और बताएं। रात को। मैं आगे बढ़ने लगा। नहीं, मैं भूल जाऊंगी। मैंने रुक के उसे देखा और गहरा सांस लिया। अच्छा पूछो। मैं चेयर पे बैठा। सबा साद के साथ इधर आई। वो खुश थी, मगर ऐसा इत्मीनान उस वक्त उसके चेहरे पर नहीं था जब मैं वहाँ उस घर में उससे मिली थी। जब खामोश डरी डरी सी थी। मैं उसके घर जाके उसके फैमिली मेम्बर से भी मिलना चाहूँगी। इसका माहौल देखूंगी। वो किसी जहनी इख्तलास में मुब्तला है। बात यकीनी है। आपने साथ से ये पूछना है कि घर के अंदर और घर के बाहर सबा का रवैया, उसका अंदाज कैसा होता है। ये शादी पसंद की है या मुकम्मल अरेंज या लव अरेंज के साथ? बात काफ़ी गहरी थी, मगर गिरा खुल सकती थी। साथ से मुलाकात करें और ये मुलाकात ऐसी हो कि सबा साथ हो। मेरे अंदर के जहाज़ उड़ान ले रहे थे। और ये कि मैंने सबा के घर हर फंक्शन में जाना है। मैं चौंका। हर फंक्शन में जाने का मतलब था शॉपिंग, और शॉपिंग मैं फिल वक्त करा नहीं सकता था। आजकल मैं एक दूसरे केस में काफ़ी उलझा हुआ था। फिक्र न करें, मैं पुराने कपड़ों से काम चला लूँगी। वहाँ कौन मुझे जानेगा कि मैं मसरूफ़ डॉक्टर मेहरान गज़नवी की ज़ौजा हूँ। उसकी मस्कीन सूरत पर मैं दिल ही दिल में हंसा। हाँ, तुम्हें लगना भी नहीं चाहिए, खामखा में लोगों को शक हो जाएगा। पुराने ड्रेसेस जो इतने भी पुराने नहीं हैं उनसे काम चला लो। वो मुझे घूरने में मसरूफ़ थी। ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत घेर वाला ड्रेस चूड़ीदार पजामे के साथ, कानों में हल्के से अवेसे, खुले बाल शानों पर बिखरे थे। मशहूर कुन परफ्यूम उसके वजूद को महका रहा था। लाइट मेकअप के साथ वो सीढ़ियाँ उतरती, रविश पर चलती, माली से कुछ कहती, गाड़ी के करीब आई। ठीक। कजरारी आंखों में शरारती सी चमक थी। खुदा किसी बीवी को यह एहसास न दे कि उसका शौहर उसे कितना चाहता है। मेहरान गज़नवी ने गहरा सांस लिया। नाइस। बस? खुले फ्रंट डोर से मेरे पहलू में बैठकर दरवाज़ा बंद किया। जी। मैं शौक हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी मेहंदी, शादी, वलीमा बाकी है और तुम्हारी एक साथ पर कमीशन। और मैंने गाड़ी स्टार्ट करके गेट से बाहर निकाली, चौकीदार को हदायत दी और मेन रोड पे आ गया।
میں گنگنانے لگا۔ مجھے تیار ہوئی فضا بہت اچھی لگتی تھی، دل چاہتا تھا اس کے نکھار کو بس نکھارتا رہوں، مگر ابھی وقت تھا نہ ماحول۔ اور سنو، جس کام کے لیے جا رہی ہو نا وہی کام کرنا، میسج مت کرتی رہنا، میں مصروف ہوں گا اور میرا سیل میرے پاس ہے۔ وہ شوق ہوئی اور میرا ہاتھ جیب میں جاتا رہ گیا۔ کمال کرتی ہو، اگر میں بھول جاتا تو؟ مگر میں نہیں بھولتی۔ میری جانب سیل بڑھایا، میں نے تھام لیا۔ روشن سکرین جگمگا رہی تھی، اس کا عکس میرے ہاتھوں میں تھا۔ سکرین پر اس کا کھلکھلاتا کلوز اپ نظر آ رہا تھا۔ وہ یہی کرتی تھی جب میں اس کے ساتھ کسی تقریب میں نہیں جاتا تھا تو وہ سیل سکرین پر خود کو براجمان کر دیتی تھی۔ ادھر سے مس کال دیتی یا میری کال آتی، لازماً مجھے دیدار یار کر کے سیل آن کرنا پڑتا۔ میرے دل میں محبت کے دیے بڑھتے جاتے۔ وہ گانے لگانے لگی تھی۔ کافی اچھی فیملی ہے صبا کی، اس کی نانو کی پرسنالٹی ذرا دبنگ ٹائپ ہے۔ شادی میں آپ چلیے کا صبا بہت محبت سے ملی، اسے یقین نہیں تھا کہ میں مائیوں میں آ سکتی ہوں۔ بہت سادہ سی تھی، آنکھوں میں کاجل تک نہیں لگا، پھر بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ رات فضا مہران غزنوی کو مائیوں سے واپسی پر لوٹ کر رپورٹ دے رہی تھی اور وہ توجہ اور یکسوئی سے اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ صبا کی آنکھوں میں مجھے ہلکا سا انتظار لگا، بار بار پہلو بدلتی اور باہر کی جانب نگاہ کرتی۔ 2 بار تو وہ گیٹ کی جانب بھی گئی مگر اداس سی لوٹ آئی۔ ساتھ آیا تھا؟ مہران غزنوی چونکے، پتہ نہیں مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ ہاتھوں کی کلینزنگ کر رہی تھی، پھر اسے ساتھ کا ہی انتظار ہوگا۔ فضا اس کی جانب دیکھنے لگی، پھر گہرا سانس لیا۔ اس کے سارے کزنز بہت اچھے اور سمارٹ تھے۔ اس کی نانو نے ہی صبا کو پالا ہے۔ اس کی امی کے انتقال کے بعد پاپا باہر چلے گئے، ادھر ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ اپنے کزنز کے درمیان وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ فضا اب بیڈ پہ آ بیٹھی تھی۔ اپنے کسی کزنز میں انوالو لگی؟ فضا نے لمحہ بھر کو سوچا، نہیں ایسا کچھ تو میں نے محسوس نہیں کیا۔ ویسے میں نے پوچھا تھا کہ ساتھ کیوں نہیں آئے تو بس مسکرا دی۔ میں نے پھر پوچھا تو بس اتنا ہی کہا کہ پتہ نہیں شادی میں آئیں گے، بس اتنا ہی کہا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میرے خیال میں تمہاری شادی کے بعد یہ پہلی تقریب ہوگی خاندان میں، تمہیں تو اسپیشل ڈریس لینا چاہیے تھا۔ میں نے فوراً کہا تھا مگر وہ ہوں کہہ کے خاموش ہو گئی۔ فضا بڑی تفصیل سے بتا رہی تھی۔ وہ لہجہ بھر کو مسکرائی تھی۔ آپ نے ساتھ کو جانچا، پڑھا، اسٹڈی کیا؟ نہیں، وہ آیا نہیں۔ کچھ میں بھی مصروف تھا، مہران بولے۔ میرے خیال میں شادی کی تقریب میں یہ مسئلہ کچھ نہ کچھ تو حل کر لوں گی، فضا نے بڑے خلوص سے کہا۔ کیسے؟ سر گھما کر مہران نے اسے دیکھا۔ یہی تو سسپینس ہے، بتاؤں گی بعد میں۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی اور مہران اسے دیکھتے رہ گئے۔ اچھا جی، ہماری بلی ہمیں میاؤں؟ جی نہیں، میں مسز شرلاک ہومس ہوں۔ اوہو، مہران کا کہکہا بڑا جاندار تھا۔ فضا بقائے نور بنے ہال میں داخل ہوئی، متلاشی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ مہران گیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ دھیرے دھیرے چلتی، ادھر ادھر دیکھتی، وہ اسٹیج سے فاصلے پر ایک گول میز کی سائڈ پہ جا بیٹھی۔ یہاں سے ہر منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ تبھی صبا برائڈل روم سے باہر آتی نظر آئی۔ پنک اور سلور کنٹراسٹ کی لانگ شرٹ، پنک ہی دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ، ہلکا ہلکا میک اپ، بالوں کی چٹیاں گندی ہوئی تھی اور آگے بڑھی تھی۔ فضا اسے فوکس کیے رہی، ابھی سامنے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے صبا کے انداز، حرکات، گیدرنگ نوٹ کرنی تھی۔ اس کی نظریں آنے والے راستے پر تھیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم کر پھر برائڈل روم میں چلی گئی، پھر گفٹس اٹھاتی نظر آئی۔ ابھی بارات نہیں آئی تھی۔ فضا مہران کو مس کال دینے لگی، مسکراتے ہوئے اپنی سیلفی لی۔ مہران بھی ہنس رہے ہوں گے۔ انہیں زو معنی ٹیکسٹ کیا۔ اکیلی آ کر وہ اسی طرح کی شرارتیں کرتی تھی۔ بہت دیر ہو گئی اب کہ وہ ادھر سے گزری تو ہیلو کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ؟ حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کب آئیں؟ میں سمجھی آپ نہیں آئیں گی۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ مجھے آنا تھا۔ کیوں؟ تائی اور امیز انداز میں آنکھیں پھیلائیں۔ تو مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ اوہ، ہلکی سی مسکان صبا کے چہرے پہ ابھری۔ تم نے اپنا برائڈل ڈریس کیوں نہیں پہنا؟ مسکان معدوم ہوئی۔ تم بڑے شوق سے بتا رہی تھی نا کہ میں اپنا حسین برائڈل ڈریس پہنوں گی، تو بس وہی عروسی جوڑا دیکھتے میں خاص طور پہ آئی ہوں۔ اوہو، مسکان میں اداسی کا رنگ حلول کرنے لگا۔ اس کی نظریں آنے والے راستے پر جا ٹھہری۔ ساتھ نہیں آئے گا نا؟ ساتھ نہیں آئے نا؟ کیوں نہیں آئے؟ مجھ سے ناراض ہے نا؟ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر تھیں۔ کیوں؟ فضا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
शायद मैं गलत हूँ, नासमझ हूँ, या फिर मेरी किस्मत ख़राब है, मगर फिर भी मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ, मगर मेरे अंदर का खौफ कोई नहीं समझ सकता। उसकी आंखें भर आईं, उसने फ़ौरन नज़रें चुरा लीं। आंसू शायद उसके अंदर गिर रहे थे। मुझसे अपना दुख शेयर नहीं करोगी? मेरा मसला कोई नहीं समझ सकता। नानू कहती हैं तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसा अमीर ससुराल मिला, बना कर रखना वहाँ। मेरी ज़िंदगी है, जब तक तुम्हारी इज्जत है, उसके बाद तुम यहाँ मेहमान बन के आना। फिज़ा अलर्ट होकर सुन रही थी, एक एक हर्फ मताए जां की तरह संभाल रही थी। तुम्हारा मसला साथ है? धीरे से हाथ दबा के पूछा। फिज़ा की जानिब निगाह की शिद्दत ज़ब्त से उसकी आंखें गुलाबी हो रही थीं, जिसने उसके हुस्न में इजाफा कर दिया था। नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, बस मैं बुरी हूँ, उनकी मोहब्बत की पजीराई नहीं कर रही। क्यों? फिज़ा के अंदर तजस्सुस भर गया। सबा ने उसकी जानिब यूँ देखा, एतमाद करे ना करे, तुम अपना दोस्त समझकर मुझ पर एतमाद कर सकती हो। उसने निगाह झुका कर हथेलियों को देखा। जिंदगी असल में वैसी क्यों नहीं होती जैसी हमें नजर आती है? उसका लहजा भराया हुआ था। हुस्न जहाँ सोज होकर लो दे रहा था, साथ उस मुकम्मल हुस्न खूबसूरती की देवी से कैसे दूर था। नानू का इसरार ना होता तो मैं आती भी नहीं। सबा, इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी क्या? मुझे पसंद की शादी नहीं करनी थी। ज़िंदगी अजियतनाक हो जाती है। ऐसी शादी में मोहब्बत यूँ ख़त्म हो जाती है जैसे हम एक घूंट में शरबत का गिलास खाली कर दें। फिर अभी तो मेरा BBA हुआ था, मैं तो शौकिया स्कूल में जॉब कर रही थी, मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी। MBA मेरा ख्वाब था। और साथ कहते हैं तुम MBA ज़रूर करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पढ़ी लिखी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो किसी अंदरूनी एहसास से मुस्कुराई। तजस्सुस का प्याला लबालब भर कर झलकने लगा। फिर इतनी मोहब्बत पर इस बेरुखी की वजह? तुम अपने ही नहीं दूसरे की चाहत हो। मैं साथ से मिली हूँ, एक मुकम्मल वजी इंसान है, किसी भी लड़की का आइडियल। अपनी हथेलियाँ मसली। पता नहीं ये मेरा नसीब है, साथ की ज़िद है, तकदीर का फैसला है, या फिर कोई डरावना ख्वाब है। उनकी निगाह फिर आने वाले रास्ते पर उठी। तभी बाहर शोर हुआ। बारात आ गई, बारात आ गई। लड़कियां बाहर भागीं। आतिशबाजी का शोर हो रहा था। सबा खड़ी हो गई। मैं चलूँ? नानू नाराज़ होंगी। फिज़ा ने बेइख्तियार उसका हाथ थाम लिया। सारे अंदर के सवाल बाहर आने लगे। तुम? फिज़ा धीरे से उठती वो ठहर गई। ऐसा क्यों होता है, हमारी ज़िंदगी दूसरे गुजारे? उसकी आंखें भर आई थीं। फिर वो रुकी नहीं। रुक जाती तो भरम टूट जाता। गहरा सांस फिज़ा के अंदर ही उतरने लगा था। दूसरे? हमारी ज़िंदगी दूसरे क्यों गुजारते हैं? सारी हिस्सियात चौकस हो गई। दूसरे कौन? कौन है जो उनकी ज़िंदगी गुजार रहा है? उनकी खुशियों का चोर, उनकी खुशियों का दुश्मन है। अब सबा ब्राइडल रूम में चली गई। फिज़ा उधर ही बैठी रही। बारात अंदर आ गई थी। सबने नशिस्तें संभाल ली। सबा अब अपनी नानों के साथ खड़ी नजर आई। चेहरा उदास था। फिज़ा ने अतराफ में निगाह की। साथ नहीं आया था। उसका आना अहम था। ये मिस्ट्री तभी हल हो सकती थी। खाने के दौरान सबा कई दफ़ा फिज़ा को पूछने आई थी, साथ आए? नहीं, वो नहीं आएंगे, कह दिया था। ओहो, क्या बहुत शदीद जंग है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, उसने कहा। बस खौफ और दहशत के ऑक्टोपस ने मुझे जकड़ लिया है। ना पजीराई कर सकती हूँ, ना पसपाई का इख्तियार है। मैं तुम्हारा मसला हल कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। नहीं, मेरा मसला कोई हल नहीं कर सकता। उसका लहजा धीमा हो गया। आगे बढ़कर ग्लास में पानी डाला और 2 घूंट पिया। तभी फिज़ा का सेल गुनगुनाया। मेहरान उसे लेने आ रहे थे। रुख मोड़ कर पीछे देखा तो सबा सतून से टेक लगाए स्टेज पे बैठे दुल्हा दुल्हन को देख रही थी। अधूरी कहानी, अधूरी दास्तान, खूबसूरत अप्सरा, उदास, अकेली और तन्हा। गहरा सांस लेके उस उलझन को सुलझाने का अहद करती सबा को खुदाफिज कहती फिज़ा गेट की जानिब बढ़ गई। कुछ पता चला? नहीं। फिर ये उदासी क्यों? गाड़ी आहिस्ता की। अच्छा फलूदा खाना है? नहीं, अभी खाना खाया है। सुने, आपके साथ से मुलाकात हुई? साथ शादी में नहीं आया? चौंक के उसे देखा। नहीं, मैं समझी साथ आपके साथ है। नहीं, मैं तो अपने क्लाइंट्स के साथ था। ओहो, हम साथ के केस पे काम कर रहे हैं और ये एक नो ब्याहता जोड़े का केस है जो आपको कह चुका है कि वो खुदकुशी कर सकता है। उसके मामलात पे निगाह रखनी है आपको। फिज़ा वुडबारी से समझाती उसे बहुत अच्छी लगी। सॉरी मैडम, सर तस्लीम खम किया। तुम्हारी सबा से तफसीली मुलाकात हुई?
हाँ हुई तो, लेकिन सबा से मुलाकात के दौरान मुझे कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। उसने साथ की बहुत बातें की, कहीं बेरुखी नापसंदीदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसकी तवज्जो का महवर ही साथ है। उसकी तवज्जो का महवर ही साथ था। अभी कल का दिन बाकी है, वलीमा है कल। मैं चाहती हूँ कि आप साथ को लेकर आएँ। उनकी मुलाकात और गुफ्तगू मैं खुद देखना और सुनना चाहती हूँ। इर्द गिर्द के लोगों का रवैया जांचूंगी। वो खुद को बहुत खुश जाहिर करती है, पर अंदर से उदास है। उसकी कज़न्स, उसकी नानों सबा की खुशकिस्मती पे फ़ख्र करती हैं। हो सकता है कोई उनकी खुशियों से जलता हो और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। मोड़ काटते हुए उसने कहा, हाँ, और उसी कोई का तो पता करना है। मेरे ख्याल में साथ के घर वालों या सबा के घर वालों में से कोई है जो इन दोनों में से किसी से शादी करना चाहता था और नाकामी की सूरत में ये गुल खिला रहा है। महरान गज़नवी संजीदगी से कहानी के हर रुख का जायज़ा ले रहा था। फ़िज़ा भी उतनी ही संजीदा थी। कल हमें बहुत कुछ पता चल सकता है अगर आप साद को लेकर आएँ। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। इन्हीं बातों के दौरान वो घर पहुँच चुके थे। फ़िज़ा को वलीमे के लॉन में छोड़कर महरान साद को लेने चला गया था। सबा को तो ज़ाहिर है मैके से ही आना था। अभी उसकी निगाहें अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी कि एक लड़की जो शायद सबा की कज़न थी उसकी तरफ पुरतपाक अंदाज में बढ़ी। आप सबा की दोस्त हैं ना? मैंने कल उसके साथ आपको देखा था। फ़िज़ा ने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ चलती हुई एक मेज़ की तरफ आ गई। सबा अभी आने वाली है, उसने खुद ही बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, सबा खुश है ना अपने ससुराल में? फ़िज़ा को अपना सवाल बेतुका सा लगा था, मगर पूछना ज़रूरी था। हाँ बहुत खुश है, मगर मुझे लगता है उसकी सास और छोटी नंद खुश नहीं है। जब भी जाओ मुंह बना ही रहता है उनका। कल शादी में भी नहीं आई, साद भाई को भी आने नहीं दिया। वो मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखते खासी गहरी बात कह गई थी। तुमने महसूस किया या उसने बताया? वो क्या बताएगी? हमारे भी ये बाल धूप में काले नहीं, मेरा मतलब है सफ़ेद हो रहे हैं। तज्जिया कारों को ही अंदर की बात पता चलती है। उसने खासी शोखी से कहा, असल में मेरा और सबा का बचपन का साथ है। मेरी दुआ थी कि आइंदा ज़िंदगी में भी हम दोनों साथ रहें, मगर भला हो मेरी किस्मत का। साद भाई का छोटा भाई नहीं था और फराज ने मुझे कहीं और जाने नहीं देना था। निगाह करके ही छोड़ा। अगले माह रुखसती है मेरी, आप भी आइएगा। खासी बतूनी शेखो शरारती सी लगी उसे रामीन। अच्छा ये बताओ, सबा और साद का रिश्ता कैसे हुआ? फ़िज़ा ने अचानक ही पूछ लिया। साद भाई को सबा बुक फेयर में पसंद आ गई थी, लाइन मारने लगे। सबा तो सदा की डरपोक हरासा होकर भागी। उन्होंने घर तक पीछा किया, फिर 2-3 बार घर के आगे भी पाए गए, पार्क में भी आ गए, बाजार में मिल गए। और तो और इतनी फुर्सत थी उनके पास कि आइसक्रीम पॉलेट तक पहुंचकर हमारे सामने बैठ गए। सबा ठंडी ठार, उसका कुल्फा भी मुझे खाना पड़ा। साद भाई ने मुझसे ही कहा कि मैं आपकी कज़न के लिए रिश्ता भेजना चाहता हूँ, और सबा तो खौफ से बेहोश होने लगी। उसने आपको ये सब नहीं बताया? कहते कहते वो अचानक ही रुकी। नहीं, हम अभी दोस्त बने हैं। ओहो, फ़िज़ा ने अतराफ में निगाह की। लोग आना शुरू हो गए थे। महरान और साद का दूर दूर तक पता नहीं था। वो रामीन की जानिब मतवज्जा हुई। मालूमात का ख़जाना था उसके पास। सबा उसका पसंदीदा मौजू था। फिर ये कि मैं चाहती थी कि ये रिश्ता ना हो। सबा को हर लम्हा मेरी ज़रूरत थी। मैं उसे जानती समझती हूँ। मैं चाहती थी कि फराज के बड़े भाई एतराज़ ही लिखा हुआ है, एतराज़ से उसका रिश्ता हो, मगर ममानी को सबा पसंद नहीं थी। उसकी ज़िंदगी के हालात, वाक़यात, वालदैन के ताल्लुकात, झगड़े, वो समझती थी कि सबा में एक अच्छी बहू बनने की सलाहियत नहीं है। फिर नानो भी चाहती थी कि उसका रिश्ता बाहर हो। साथ का रिश्ता अच्छा लगा, उन्होंने कबूल कर लिया। यूँ उसकी शादी हो गई। और मेरे ख्याल में ये शादी खालिस्तन साद भाई की पसंद है, उनकी मम्मी और घर वालों की दिलचस्पी ना होने के बराबर है। फ़िज़ा की सारी हिस्सियात रामीन के लफ्ज़ों पर थी। कहानी का ताना बाना बुनना शुरू हो गया था। अगर आज फराज नहीं आए ना तो मैं अपना सेल तोड़ दूंगी। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मुँह बसोरा। फ़िज़ा हंसती। रामीन के पीछे खड़ा शख्स भी हंस रहा था। सबा भी नहीं आई अभी तक। तभी फ़िज़ा शरारत से हंसी। रामीन जी, उसकी जानिब देखा था हम। नज़रें अतराफ में थी। फराज कैसे हैं, किस नेचर के हैं?
رامین ہنستی۔ فضا کے سوال پر پیچھے کھڑا لڑکا ذرا سا آگے ہوا۔ وہ یقیناً فراز ہی تھا۔ بہت اچھے، لونگ، کیئرنگ، مجھے بہت اہمیت دیتے ہیں، سافٹ نیچر ہے ان کی۔ وہ تو میں ہی جھگڑا کرتی ہوں۔ صبا مجھے لڑاکا کہتی ہے۔ اور تم کہتی ہو میں لڑاکا ہوں۔ وہ سامنے آ گیا تھا۔ چیخ کر رامین نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اظہار اور اتنا اظہار! شرارت اور ہنسی فراز کی آنکھوں اور چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ شکریہ میڈم، اس کی جانب جھکا۔ رامین بلش ہو رہی تھی۔ فضا دلچسپی سے اس پیارے کپل کو دیکھ رہی تھی۔ لون بھر گیا تھا، دلہا دلہن سامنے سے آ رہے تھے۔ صبا نانو کا ہاتھ تھام کر چلی آ رہی تھی۔ اس نے گولڈن سلور امتزاج کا بہت خوبصورت انگرکھا اسٹائل کا خوبصورت گھیر دار ڈریس زیب تن کیا ہوا تھا، مگر وہ برائڈل ڈریس نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی تھی، ہونٹوں پر مسکان۔ ساتھ نہیں آیا تھا شاید۔ صبا نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ نانو کے ساتھ اسٹیج کے سامنے رکھے صوفوں پہ بیٹھ گئی۔ دلہا دلہن سے لوگ مل رہے تھے۔ اسٹیج خالی ہوا تو وہ نانو کے ساتھ اسٹیج پر چلی گئی۔ رسمی ملاقات اور منہ دکھائی ہوئی۔ مووی کی لائٹس میں صبا بہت چمک رہی تھی۔ تبھی فضا نے سر گھمایا۔ مہران اور سعد آ رہے تھے۔ سعد نے پنک شرٹ کے ساتھ نیوی بلو سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی نظریں اسٹیج پر کھڑی صبا پر ٹک گئی تھیں۔ چلو، مہران اسے دیکھ کر اس کی جانب گیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ مہران، آپ سعد کو نوٹ کریں، میں صبا کو واچ کر رہی ہوں۔ مہران کا ہاتھ تھام لیا۔ صبا نانو کو لے کر اسٹیج سے اتر رہی تھی۔ وہ کوئی مغلیہ حور کی شہزادی لگ رہی تھی۔ سعد کی نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی، محبت آمیز وارفتگی نگاہوں سے عیاں تھی۔ صبا گھوم کر گئی اور نانو کو گلاس میں پانی لا کر پلایا۔ گلاس رکھنے گئی تو ادھر ہی کزن سے ملنے لگی۔ سعد اور پیچھے ذرا سائڈ میں ہوا، تبھی گھومتے ہوئے صبا کی نگاہ اطراف میں دیکھتے ہوئے سعد پر پڑی اور وہ دم بخود تھی۔ اسے شاید سعد کے آنے کی امید نہیں تھی۔ بے ساختہ کرسیوں سے ٹکراتی، فراک سنبھالتی وہ اس کے قریب آئی۔ سعد تھوڑا پیچھے ہو گیا تھا۔ مہران اور فضا انہیں بغور دیکھ رہے تھے۔ آپ؟ بہت قریب آ کے ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں تحیر آمیز خوشی تھی، کانوں میں جھمکے گنگنا رہے تھے۔ کیسی ہو؟ سعد نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک، آپ کل کیوں نہیں آئے؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیوں آتا؟ کیا فائدہ تھا؟ میں کل اپنا برائڈل ڈریس پہننا چاہ رہی تھی۔ کیوں؟ صبا کا سر جھک گیا، ہونٹوں پر مسکان تھی۔ میں آج پہن لیتی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے آنا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو وہ ڈریس پسند ہے نا؟ وہ بلش ہو رہی تھی۔ سب پتا ہے پسند ناپسند کا، پھر بھی وہ بڑبڑایا۔ تم آج بھی اپسرا لگ رہی ہو۔ فضا، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ وہ کپل ہے اور ہم ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ قریب کھڑے مہران کو ہوش آیا۔ نہیں، یہ گفتگو سننا ان کے علاج کا حصہ ہے۔ دونوں میں محبت و چاہت ہے، کشش ہے، مگر درمیان میں ہے کوئی جو ان کی خوشیوں کا رس کشید رہا ہے۔ پھر دونوں نے ایک ٹیبل سنبھال لی۔ پھر دونوں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ فضا اور مہران ان کی ٹیبل پر آ کے بیٹھ گئے۔ یہ پنچھی تو گئے۔ سعد کل کیوں نہیں آیا تھا؟ فضا نے مہران سے پوچھا۔ اس کی ماما کو سعد کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب جانا تھا۔ اور آج یہ میرے ساتھ ہے، اور انہیں خبر نہیں کہ میں اسے یہاں شادی میں لے کے آیا ہوں۔ وہ نہیں چاہتی کہ سعد اس شادی میں جائے۔ پر کیوں؟ فضا کو اچنبھا سا ہوا۔ ان کا رویہ عجیب سا لگا مجھے، ایسے جیسے وہ سعد کے سسرال والوں کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ کیوں؟ اس کیوں کا تو جواب ڈھونڈنا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ دونوں کتنی خوشی اور بے ساختگی سے ملے ہیں؟ ہاں۔ فضا مہران کو رامین سے ہونے والی گفتگو بتانے لگی۔ میرے خیال میں دونوں کی ایک تحلیل نفسی سائیکو انالیسز کیا جائے اور مجھے سعد کے گھر والوں سے ملنا چاہیے۔ بڑا غرور ہے ان میں، نہیں ملتے اپنی کلاس کے سوا۔ ہماری کلاس بھی کم ہے کیا؟ فخر سے اس نے مہران کو دیکھا۔ شکر ہے آپ نے ہماری جانب بھی توجہ کی۔ ساری توجہ ہی آپ کے لیے ہے جناب۔ مہران غزنوی کی غربت میں سرشار رہتی تھی۔ وہ قریب سے گزرتے ویٹر سے پائنیپل فریش جوس کے 2 گلاس اٹھا لیے۔ تم نے سیلفی تو زبردست بھیجی تھی۔ فضا ہنستی، تبھی میسج ٹون بجی۔ فضا نے میسج چیک کر کے سیل ٹیبل پہ رکھ دیا۔ جوس پیتے ہوئے مہران نے سیل فون اٹھایا اور ہنس کر فضا کو دیکھا۔ سیل پر مہران کا پوز جگمگا رہا تھا۔ اچھی ہے نا؟ ہاں، کب لی؟ جب آپ مصروف تھے۔ وہ ہنسی۔ تبھی مہران نے فضا کے شانوں پر ہاتھ پھیلایا اور دوسرے ہاتھ سے سیل آن کر کے سیلفی لینے لگا۔ ارد گرد کے لوگ واو کہتے گزرے۔
2-3 तस्वीरें लीं, तभी खाना लग गया। सामने से सबा और साद आ रहे थे। खूबसूरत जोड़ा, आते हुए हसीन लग रहा था। फिजा ने कैमरा ऑन कर लिया। यार, हमें लाए थे, हमें भी भूल गए। हंसता हुआ वो उनके हम ही लाए थे, हमें ही भूल गए। हंसता हुआ वो उनके सामने बैठ गया। सबा के चेहरे पर मुस्कान थी। वो फिजा की जानिब आ गई। हो गई तुम्हारी मसरूफियत ख़त्म? हाथ थामा। आई एम सॉरी, मैं दरअसल पता है सब। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अरे तुम्हारी तबीयत खराब थी, बताया क्यों नहीं? मेडिसिन ली तुमने? साथ संजीदगी से उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। बस फ्लू और बुखार था, अब ठीक है। दिखाओ। कलाई थाम ली। अभी है फीवर। ये दोनों तवज्जो से उनका आपस का इन्हमाक देख रहे थे। दोनों की मोहब्बत, गर्मजोशी, एहसास, तवज्जो एक दूसरे के लिए थी। एक दूसरे में गुम थे, एक दूसरे में ही जीना चाहते थे। फिजा और मेहरान ने एक दूसरे को देखकर गहरा सांस लिया। ये केस हल करके उन्हें ज़ाती खुशी होती। मोहब्बत को मोहब्बत के पास ही रहना चाहिए। गेट खुला और चौकीदार ने उसे लॉन में बैठी खासी फरबा माइल खातून तक पहुंचा दिया। आज वो सबा के ससुराल आई थी। उसे मालूम था वो नहीं है, मगर वो भी मेहरान ने उसके कहने पर उसे यहाँ छोड़ दिया था। उन्होंने सर से लेकर पाँव तक उसका जायज़ा लिया। खासा गरूर और नखुवत भरा अंदाज था। कौन? मैं फिजा हूँ, सबा की दोस्त। तनकीदी निगाह से उन्होंने देखा। वो तो मैके गई हुई है। अच्छा, वो तो कह रही थी कि मैं आ जाऊँगी। जिन लड़कियों का मैके में दिल लगता है वो घर नहीं बसाती। उसके तो तौर तरीके ही मुझे अच्छे नहीं लगते। आए दिन मैके की दौड़। खासी तेज तरार खातून लगी उसे। सबा आपकी बहुत तारीफ करती है। वो अब कुर्सी पर बैठ चुकी थी। जाहिर है, इतना अच्छा अमीर कबीर ससुराल है, तारीफ भी ना करे। मेरा मासूम सा बेटा फांस लिया। साथ ने जाने क्या देखा उसमें। खैर, अब तो वो साथ के दिल से उतरती जा रही है। अकल आ रही है उसमें। मियाँ को छोड़ के मैके जाने का मतलब अब साथ को भी समझ आने लगा है। फिजा अंदर ही अंदर जुसपुस हो रही थी। ये तो गोया उधार खाए बैठी थी। तुम उसकी कौन सी दोस्त हो? उसको दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता। दरअसल हमारी अभी हाल ही में मुलाकात हुई है। मैं MBA कर रही हूँ और उसे MBA का शौक़ है, तो मैंने सोचा ज़रा गाइड ही कर दूँ। मैके में जाके करो, यहाँ तो वो रहती नहीं। खासी बेरुखी से कहा। फिजा को फ़र्क साफ नज़र आ रहा था। तभी अंदर से खासी मॉडर्न से लड़की आई। मामा, साद सबा को लेने जा रहा है। हाँ, मगर मैं मना कर दूँगी। थैंक्स, और उसे माया के घर लेकर आइएगा। अपने साथ में वहीं जा रही हूँ। ओके जानू। फिजा ज़रक निगाहों से देख और सुन रही थी। एक औरत के अंदाज में दौलत का तकब्बुर था, दूसरी के अंदाज में पैसे का नशा, अमारत का जाम। तुम उससे फ़ोन पे बात कर लेना, गोया कह रही हो जाओ तुम। जी दरअसल मैं। तभी उनका सेल फ़ोन बजा। उसे इग्नोर करके सेल ऑन किया। हाँ ज़ारा, ठीक हो? हाँ, मेरी बात नहीं हुई। मानता नहीं है। तुम्हारे बाबा से भी बात की थी, वो तो साथ को ही ले रहे हैं। मैं शाम में क्लब आऊँगी, उधर ही बात करते हैं। नहीं आई वो मैके से। ना आए तो बेहतर है। आँख ओझल पहाड़ ओझल। माय गॉड, फिजा ने एक झुरझुरी सी ली। ये शादी हुई कैसे? महज साथ की जिद की वजह से। मैंने कहा ना बीवी जाओ। वो यहाँ नहीं रहती। उन्होंने बात ख़त्म करके उससे कहा जी मैं दरअसल, मगर वो कुछ कहने सुनने के मूड में नहीं थी, उसे इग्नोर कर रही थी। सेल फिर बजा। फिजा उठी और खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल आई। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जो दूसरों की इज्जत नफ्स मजरू करके सबा का गुरेज़ो फरार भी शायद इसीलिए है। तकब्बुराना अंदाज उसे गुलाम बना रहा था, जबकि साद उसे चाहता था। सबा भी मोहब्बत करती है। ये दरमियान के लोग, तकब्बुराना ख़यालात, हासिदाना अंदाज और नापसंदीदगी उनके दरमियान खलिश थी। फिजा कड़ी से कड़ी मिला रही थी। सबा से मिलना ज़रूरी था, उससे ज़्यादा ज़रूरी मेहरान का साथ से। वो गेट से निकलकर चलती हुई रोड तक आ गई थी। पता नहीं क्यों सबा, मुझे लगता है कि तुम साथ के साथ खुश नहीं हो। तुम्हारा रवैया, तुम्हारा गुरेज। तुम इतने दिन से नानों के घर हो। फ़ोन पर बहुत सारी गपशप के बाद अचानक ही फिजा ने कह दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मेरा वहम है, मगर मुझे वहम नहीं लगता। एक मुकम्मल इंसान तुम्हारे पास है और उससे दूर रहकर उसे इग्नोर करना, जबकि तुम्हारी शादी को भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। इंतहाई नाजुक मौजू उठाया था उसने। दरअसल नानू बीमार है ना, तुम्हारा घर भी तो है ना। साथ का फ़ोन आ जाता है। उसे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बत की ज़रूरत है। शुरू दिनों का साथ सारी उम्र याद रहता है। बहुत यादगार लम्हे होते हैं। तुम लोग हनीमून पे भी नहीं गए। दूसरी जानिब खामोशी थी। यार मैं तो दोस्त समझ के बात कर रही हूँ, बुरा लगा तुम्हें? नहीं।
कोई मसला है तो कह सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। धीमी सी आवाज़ उभरी। फिज़ा की छठी हिस्स मुतहरिक हो गई। तुम्हारी सास नंदों का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है? हाँ। कई लम्हों की खामोशी के बाद फीका सा जवाब दिया गया। फिर तुम इतने दिन से मैके में हो, साथ की खबर नहीं तुम्हें? फिज़ा मैं फ़ोन बंद करती हूँ, नानू बुला रही हैं। फ़ोन बंद हो गया था। फिज़ा ने गहरा सांस लिया। तो दूसरे जो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं वो उसके ससुराल वाले हैं। मौजू से फरार, खौफज़दा अंदाज, मगर क्यों? वलीमा तो बहुत धूमधाम से हुआ था। साथ के घर वाले ऐसा क्या कर सकते हैं कि साथ मरने मारने पर उतर आए, खुदकुशी की धमकी दे डाले, इतनी शिद्दत पसंदी इख्तियार कर ले। बालकनी में टहलते हुए फिज़ा उन दोनों के बारे में सोच रही थी। तुम ससुराल कब तक जाओगी? आज फिर वो उससे बात कर रही थी। क्यों? दिल चाह रहा है तुमसे मिलने को। नानू के घर आ जाओ ना। अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ आना, तुम आओ ना। वैसे भी खासे दिन हो गए हैं तुम्हें मैके में रहते, साथ गुस्सा नहीं होता? दूसरी जानिब ठिठकती हुई खामोशी थी। और तुम्हारा खुद दिल नहीं चाहता साथ के करीब रहने को? आखिर तुम भी तो चंद की दुल्हन हो। हनूस खामोशी बरकरार थी। चलो तुम्हारी नानू से बात करती हूँ। इसे घर में भिजवाएं, बहुत हो गया। इसे घर भिजवाएं, बहुत हो गया। वो ज़र्ब पे ज़र्ब दे रही थी। लगता है तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ परेशान हो या ससुराल में उलझने हैं? मेरी उलझनें कोई नहीं सुलझा सकता। धीमी सी सरगोशी। क्यों? तो मुझे बताओ, मैं हूँ। मेरे शौहर नफ्सियाती डॉक्टर हैं। मुझे ससुराल में ही रहना है। साथ मुझे अजीज़ हैं। फिज़ा मैं उन्हें और हर्ट नहीं कर सकती। एक बीवी तो शौहर को खुशियाँ देती है, नई उम्मीदें होती हैं, वस्ले यार का खुमार होता है। ऐसी कौन सी बात है जो हर्ट कर सकती है? ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ताबे नहीं होती। हमें इत्तफाकन मिलती हैं और उन्हें खोने का भी डर रहता है। और नानू के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेली हूँ। मैं साथ की खुशी खोना नहीं चाहती। कौन छीनेगा तुम्हारी खुशी? फिज़ा ने कुरेदा। फ़ोन यकदम ही बंद हो गया था। हेलो हेलो सबा। दोबारा रिंग किया, जवाब नदारत। सोचों के दर वाह हो गए। ऐसी कौन सी बात है जिसने दोनों को परेशान कर रखा है? ज़िंदगी वैसी क्यों नहीं होती जैसी हमें नज़र आती है? यकीनन सबा की सास, उसकी नंदें उसके लिए दुख का बाइस है, मगर क्यों? वलीमा कितना शानदार था। फिज़ा अंदर ही अंदर सोचती रही। रात में मेहरान से बात हुई। साथ क्लिनिक आया था। हाँ। कोई बात आगे बढ़ी? नहीं। वो खामोश रहता है, तजब्जुब का शिकार। उसकी बीवी मैके में है। और मेहरान ने गहरा सांस लिया। और ये के साथ बाहर जा रहा है, बिजनेस के सिलसिले में। उसके पापा भेज रहे हैं, साथ ही कोई कोर्स करना है उसे वहाँ। और सबा, तुमने क्या नतीजा अखज़ किया उससे मुलाकात और कॉल्स पर? वो नहीं खुलती। मेरे ख़्याल में एक मीटिंग ऑफिस में रख लें। कुछ टेस्ट लें, तहरीर नफ्सी करें, कुछ पज़ल करवाएं। मेहरान गज़नवी ने उसे देखा और हंस दिए। मेरी जानशीन उसके शानों पर हाथ फैलाए। तगड़ी तनख्वाह लिया करूँगी, कुछ काम फी सबीलिल्लाह भी कर लिया करो, अपने साथ लगाकर उसने हंसते हुए कहा। वो भी खिलखिला के हंस दी। साथ, तुम मुझे जब तक खुद अपने बारे में नहीं बताओगे कुछ नहीं हो सकता। सबा भी तो कुछ नहीं बोलती। मगर तुम दोनों के दरमियान कोई बात है ज़रूर। मगर एक बात याद रखना, सबा की ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है, और तुम्हारी ज़िंदगी में भी, और तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरे सामने है। बात कुछ और है कि तुमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता। अगर तुम इस डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम खुद बताओ। साथ गौर से मेहरान गज़नवी की बातें सुन रहा था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसे किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं है? इस बारे में तुम क्या जानते हो? बहुत कुछ। मतलब वो मेरे साथ खुश नहीं है, उसने सख्त लहजे में कहा। घर में उसका रवैया बेगानों वाला है। मेरा कुर्ब, मेरी खलवत उसे डराती सहमाती है। मुझसे फरार के रास्ते तलाश करती है। वो मेरी चीज़ों को मेरे सामने इस्तेमाल नहीं करती। मेरी मौजूदगी में ख़ुद को मसरूफ़ रखती है। और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ? मगर हमने तो तुम दोनों को एक साथ खुश देखा है। उसकी आंखों में चमक होती है। शायद कोई ना कोई मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री आप नहीं सुलझा सकते। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, मायूस हो जाना चाहिए। हमारी किस्मत में मिलन नहीं है। मुझसे भागने के लिए उसके पास 101 बहाने हैं, तो फिर हमें एक दूसरे से दूर ही भाग जाना चाहिए। बहुत तल्ख हो रहा था वो। मेहरान गज़नवी की आंखें उसे पढ़ रही थीं, जांच रही थीं, तज्जिया कर रही थीं। उधर पार्क में सबा के साथ वॉक करते हुए फिज़ा उसे समझा रही थी, ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजरती जिस तरह से वो गुजारना चाहती थी। मैं तुम्हारी हमराज हूँ, एतबार करो यार। चुपचाप चलते हुए थक कर वो संगी बेंच पर बैठ गई। बोलो सबा। फिज़ा,
اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں سے بے بسی کی تصویر بنے آنسو رخساروں پر پھسل گئے۔ میرے پاس بولنے کے لیے لفظ نہیں ہے۔ تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا، شاید ٹوٹنے کے لیے ہی بنا ہے۔ اس کے انداز میں خود ترسی تھی۔ رشتے اتنے معمولی نہیں ہوتے کہ انہیں یوں توڑ دیا جائے۔ اپنی خوشیوں کے لیے آخری وقت تک جنگ کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتی رہی، بے چینی سے پاؤں کا انگوٹھا مسلتی رہی۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو صبا، وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ تمہاری زندگی میں کوئی دوسرا ہے؟ نہیں۔ تمہاری شادی خاندان میں کیوں نہیں ہوئی؟ زیر لب ہونٹ کاٹتی رہی۔ جن کے ماں باپ اپنی جنگ لڑتے ہیں ان کی اولادوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ کوئی تم سے محبت تو کرتا ہوگا؟ محبت حاصل نہیں ہوتی۔ صبا کی نظریں غیر مری نقطے پر تھیں۔ سامنے درخت پر پرندے بسیرا کرنے کے لیے اتر رہے تھے۔ شاید وقت خود میرے مسئلے کا حل کرتے۔ مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے، اسے حل کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں ہوتا۔ صبا چپ رہی۔ وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار تھی۔ اندرونی انتشار اسے شدید ضبط سے گزار رہا تھا اور زندگی میں اس نے سب سے زیادہ صبر کرنا ہی سیکھا تھا۔ دھیرے سے فضا نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو ٹھنڈا برف ایسا ہو رہا تھا۔ فضا کو نظر آ رہا تھا کہ صبا کچھ نہیں بولے گی۔ اسے عزت نفس بہت عزیز تھی اور اسے صرف اپنے لیے ہی جینا نہیں آتا تھا، باقی سب کے لیے وہ جیتی تھی۔ تمہیں جینا میں سکھاؤں گی۔ زندگی بھر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا تم پہ۔ فضا نے دھیرے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں ایک راؤنڈ لگا کے آتی ہوں۔ اسے یوں ہی چھوڑ کر وہ آگے بڑھی تھی۔ کمرے میں مخصوص ہلکا سا اندھیرا تھا۔ صبا میڈیسن کے زیر اثر کلینک کے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ مہران غزنوی سائیڈ چیئر پر بیٹھے تھے۔ فضا کھڑی تھی۔ بہت مشکل سے اس تیسری کوشش میں وہ بولی تھی اور اس طرح سے بول رہی تھی کہ فضا دم بخود تھی۔ ماہر سائیکیٹرسٹ مہران غزنوی نے اپنے طریقہ علاج سے اسے بولنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے نانو بہت عزیز ہیں، مجھے ساتھ بہت عزیز ہیں۔ میں ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ شاید میری زندگی کے لیے خوشیاں اتنی دیر کے لیے ہی آتی ہیں۔ کیا تم اپنی زندگی سے خوش ہو؟ خوش؟ ہاں، میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ اگر ساتھ کی ماما درمیان میں نہ ہوں، ماما جو مجھے نہیں چاہتی، میری غربت انہیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتی ہیں میں رک کر گہرے سانس لینے لگی۔ میں تمہیں ساتھ سے الگ کر دوں گی اگر تم اس سے دور نہ ہوئی تو۔ مجھے تمہارے وجود سے ساتھ کی نسل نہیں چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ صبا کے چہرے پر شدید گرو تھا۔ جانے اذیت اور درد کی کس منزل سے گزر رہی تھی وہ۔ فضا دم بخود تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں زہر دے دوں گی، ساتھ کو تم سے نفرت پہ مجبور کر دوں گی۔ بے چینی اور کرب اس کی رگو پہ سے ظاہر تھا۔ اندرونی خلفشار اسے مضطرب کیے دے رہا تھا۔ تم زیادہ سے زیادہ محکے میں رہو۔ نانو کہتی ہیں تم گھر کب جاؤ گی، ساتھ کہتے ہیں کب لینے آؤں۔ میں گہرا سانس بھرا۔ میں سوچتی ہوں میں کب مروں گی، میرے ہونے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں ہوں میں؟ اس کا سارا وجود کب کپا رہا تھا۔ شدید اذیت کا شکار تھی وہ۔ فضا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جسے صبا نے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ میڈیسن کے زیر اثر وہ غنودگی میں جانے لگی۔ مہران شدید دکھ کا شکار ہو رہے تھے۔ یہ رشتے، اتنے قریبی رشتے، اتنے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں، اور جب انہیں اپنے انتہا سے گزرنا ہوتا ہے تو پھر رشتے بناتے کیوں ہیں؟ دولت پہ اتنا غرور، لوگ خدا کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ فضا کی آنکھوں سے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ صبا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سعد دم بخود ریکارڈڈ باتیں سن رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ ماما سے اس درجے گری ہوئی حرکت کی امید نہیں تھی۔ مانا کہ وہ اس رشتے کے خلاف تھی مگر اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ سب خوشی خوشی اس کے ولیمے میں شریک ہوئے تھے۔ پھر یہ سب؟ وہ حد درجے ٹینس ہو رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ مہران نے سعد کو مخاطب کیا۔ شاید اس لیے کہ وہ امیر کبیر بہو لا سکے، یا شاید اس لیے کہ وہ مجھے بھی مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر یہ تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوا نا، دوسرے شخص کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہاری والدہ یہ چاہتی تھیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ صبا کیسی ہے؟ بہتر ہے۔ فضا اسے کمپنی دیتی ہے۔ میں اس سے ملنے جاؤں؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی اس مسئلے کا فائنل حل نکالنے دو۔ فائنل حل تو نکل آیا۔ مجھے صبا کا اصل مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب مارے آستین ہے۔ میں صبا کو لے کے دور چلا جاؤں گا۔ وہ کتنی مجبور اور مظلوم ہے، تنہا اکیلی لڑ رہی ہے ہر محاذ پر۔
ماما کی بے اعتنائی اور اس کے ساتھ میری ناراضگی برداشت کر رہی ہے۔ زندگی نے اسے دیا ہی کیا ہے؟ صبا کو یہ سب ابھی نہیں بتانا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تمہاری ماما نے اسے ٹارچر میں رکھا ہوا ہے۔ سعد نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ذہنی اذیت نے اسے نفسیاتی کر دیا ہے اور شاید کچھ میڈیسن بھی دے رہی ہیں وہ اسے۔ کیا مطلب؟ تاکہ وہ کبھی ماں نہ بن سکے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نہیں لوگی تو وہ سعد کو دے دوں گی۔ او مائی گاڈ! سعد کے اعصاب شل ہو گئے۔ اور وہ معصوم لڑکی تمہاری محبت میں مبتلا تمہیں تیز دھوپ سے بچا لینا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی دوسری گفتگو بھی ریکارڈ کی ہے، وہ تمہیں سنواتا ہوں۔ وہ کہتی ہے ماما مجھے جو چاہیں کر لیں، کہہ دیں بے شک سعد کی دوسری شادی کریں، مگر مجھے ان کی زندگی سے بے دخل نہ کریں۔ میں ان کی زندگی سے خود ہی نکل جاتی ہوں، بس انہیں خوش رہنے دیں۔ پاگل کہیں گی۔ سعد نے دونوں گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکا کر ہتھیلیوں پر چہرہ رکھ لیا۔ سعد، صبا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک بار، بس ایک بار زندگی میں خوشیوں کا در کھلنے تو دو۔ شدت ضبط سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تسلی امیز انداز میں مہران نے سعد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں کیا کروں مہران بھائی؟ وہ رو دیا۔ معذرت کے ساتھ ساتھ تمہاری ماما ایک لالچی عورت ہیں، ان کے اندر امیری غریبی کا فرق بہت ہے، اسی حوالے سے وہ احساس برتری میں مبتلا ہیں، اور یہ بھی ایک بیماری ہے، دراصل علاج کی انہیں ضرورت ہے۔ سعد چپ چاپ سے بیٹھا تھا۔ محبت دکھ میں مبتلا ہو تو دل کیسے سکون پا سکتا ہے؟ ماما، دل گریا گناہ تھا، احترام بھی مانے تھا، اور احتجاج بھی ضروری تھا، تحفظ بھی دینا تھا اور احترام بھی کرتا تھا۔ فضا بہت غور سے صبا کو دیکھ رہی تھی۔ بظاہر وہ مسکرا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی، چہرہ پھر بھی چگلی کھا رہا تھا۔ وہ بات سے بات نکالتی اور ہنستی جاتی۔ فضا ترحم نگاہی سے دیکھتی رہی، دل میں آنسو گر رہے تھے۔ کیا چھپا رہی ہو تم؟ اس کی ہنسی رک گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی جانب دیکھا۔ مطلب تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ صبا چپ ہو گئی۔ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ پتہ نہیں صبا، مجھے کیوں لگتا ہے کہ تمہارے اور سعد کے درمیان بے نام سی دوری ہے۔ تمہارے رشتے میں ایک جھجک مانی ہے، جبکہ نئی زندگی کی یہ پہلی سٹیج میاں بیوی کے درمیان باہمی توازن، اعتماد، اعتبار اور پختگی کو پروان چڑھاتی ہے، اور گزرتا ہوا وقت اسے مضبوط کرتا ہے۔ صبا سر جھکائے اپنی انگلیاں مسلتی رہی۔ اور ہمیں اس بات کی اجازت دوسروں کو نہیں دینی چاہیے کہ دوسرے ہماری زندگی بسر کریں۔ صبا سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ میاں بیوی ایک نئے خاندان کی بنیاد ہوتے ہیں، باہمی اعتماد ان بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ محبت پروان چڑھتی ہے، محبت تمہیں بھی ہے، محبت سعد کو بھی ہے، پھر تم لوگوں میں وہ بات کیوں نہیں جو ہونی چاہیے؟ فضا سب جانتی تھی مگر صبا کے منہ سے سننا چاہتی تھی، اور صبا زندگی کے شرازے کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما جو سرد اور برف سا ہو رہا تھا۔ تمہاری نانو تمہیں نہیں سمجھاتی؟ اور اس نے سب سچ مچ فضا کے سامنے اگل دیا تھا، جو وہ نیم غنودگی کے عالم میں کہہ چکی تھی۔ یہ کیتھارسس ضروری تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا یہ رد عمل سعد کو غلط فہمی کا شکار کر سکتا ہے۔ صبا نے جھٹک کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہ سب سعد کو بتانا چاہیے تھا۔ کیسے ہمت کروں؟ ماما مجھے جھٹلا دیں گی۔ وہ درد کی تفسیر بنی گریاں گناہ تھی۔ محبت سچ جھوٹ کا کھوج لگا لیتی ہے۔ اگر تمہیں اپنا گھر بچانا ہے، سعد جیسے پرفیکٹ آدمی کے ساتھ زندگی چاہیے، تو تمہیں سٹینڈ لینا ہوگا، ورنہ آج کی سکتی زندگی کو تم اپنا مقدر بنا لو گی۔ آنسو پھر سے پھسلنے لگے۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں فضا۔ ماما سعد کو مجھ سے اور دور کر رہی ہیں، انہیں باہر بھیج رہی ہیں۔ کل ہی انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا ہے، اگر تم اپنی نانوں کے ساتھ فیصلہ باد جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ سعد بزنس کے سلسلے میں باہر جا رہا ہے۔ مائی گاڈ! فضا نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ سعد نے تمہیں یہ سب بتایا؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ کیوں؟ میں رحیلہ کی شادی کے بعد گھر نہیں گئی۔ فضا، میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم خامخواہ کی دھمکیوں سے سہم کر اپنے جائز حق سے ہی دستبردار ہو گئی۔ فضا، ایسا نہیں ہے، میں بہت بہادر نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں اپنے جیسی زندگی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتی۔ میں بروکن فیملی سے تھی تو میرے بچے بھی اسی کا شکار ہوتے۔ دوری روک صحیح، آنے والا مستقبل تو محفوظ ہے نا؟ تم پاگل ہو؟ تمہارا مستقبل محفوظ نہیں، غیر محفوظ ہے۔ جس شخص کو محبت نہ ملے وہ شکی ہو جاتا ہے، اور شخص سے بڑا خوشیوں کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ فضا، صبا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
मामा ने कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो? खौफ ज़दा अंदाज था। तुम्हारा साथ देने के लिए साथ है ना, उस पर एतबार करो जो बेएतबारी की फिजा में ट्रैंकुलाइज के सहारे जी रहा है। सबा दम बखुद थी। फिजा की बातें सबा के दिल में तराजू हो रही थी, सोच के दरबा कर रही थी। मोहब्बत के बादबां खुले और खुलते चले गए। मुमकिना खौफ के डर से हम खुद पर खुशियों के दर बंद नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी दूसरों के ताबे नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी पर हमारा इतना ही हक है जितना दूसरों की ज़िंदगी पर उनका। दौलत की खुदी इंसान को गर्क कर देती है। ईमान की पुख्तगी के लिए यकीन पहली शर्त है सबा। फिजा धीरे से उसका हाथ थाम लिया। वो मुझसे बहुत खफा होंगे। खफगी और नाराज़गी का अमल अपनी जगह, मगर जो मज़ा रूठ कर मनाने का है ना, उसका अपना अलग ही रंग होता है। फिजा किसी शौक से मंजर का सोच कर मुस्कुराई। मेहरान से खफगी उसे बड़ा मज़ा देती थी। अच्छा, मैं रात को साथ से बात करूँगी, मुझे ले जाएं। फिजा पल भर में फ़ैसला हो गया। फिजा ने सबा को अपने साथ लगा लिया। इस अपनायत भरे अंदाज पर सबा के आंसू टूट कर गिरने लगे। ये लें। ब्लू कलर की फाइल मेहरान गज़नवी के सामने मेज़ पर रखी। ये क्या है? फाइल पर नज़र डालकर पेपर्स पर नज़र डाली। सबा 7 की मुकम्मल फाइल। मसला हल हो गया है। सबा को अकल आ गई है। मेरे लेक्चर्स उसके लिए मुफीद साबित हुए हैं। वो हनूज संजीदा थी। वेल डन। यानी कि ये केस मुकम्मल तौर पर तुमने हल किया है। फिजा ने जवाब नहीं दिया। सामने चेयर पर बैठ गई। क्या हुआ? नज़र उठाकर खामोशी को नोट किया और सरतापा जांचती नज़र डाली। अब आप साथ से मुलाकात करें, उसे समझाएं कोई इंतहाई कदम ना उठाए। अपनी मामा से बात करने का मतलब है कि ज़िद और हरदर्मी का मुकाबला। इस जंग में ना कोई फातेह होता है और ना मफतूह। ना माँ हारती अच्छी लगती है, ना बेटा जीतता। तो ये के साथ बाहर चला जाए, वो भी अकेला। अकेला? हाँ, सबा नानों के पास रहे। वहाँ जाकर चुपके से उसे बुला ले। साद की मामा खुशफहमी में मुब्तला रहेंगी कि साद और सबा को अलग कर दिया। सबा उनसे कह चुकी है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं ताउम्र नानों के साथ रहूँगी। वाह, तुम कितनी अक्लमंद हो। फिजा संजीदगी से बैठी उंगली की अंगूठी घुमाती रही। तुम वाकई मेरी राइट हैंड हो। क्या ख्याल है, इकबाल की छुट्टी करा दूँ? ज़ो मायनी शरारत से देखा। पता नहीं, नज़रें चुरा ली। लेकिन फिजा ये चोरी ज़्यादा अरसा तक नहीं छुप सकती। हाँ, जब तक छुप सकती है छुपा ले। गुज़रता वक्त दर्द का दरमा बन सकता है। दिन फिर सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, तकदीर मेहरबान हो जाती है। वाह, क्या फ़लसफ़े भरा लेक्चर है। इधर आओ, मैं देखूं तो ये तुम ही हो या कोई और है। उसने हाथ बढ़ाया। मैं चलूं? अम्मी जान ने आना है, किचन देख लूं। इंतहाई संजीदगी से कहती वो उठी और बाहर निकल गई। इसे क्या हुआ है? ये वक्त तो उसकी दबंग से फीस मांगने का था और बोनस अलग। अचंभे के से अंदाज में उसे जाते देखा। फिर खुले हुए लैपटॉप पर नज़र डाली। टेबल पर हाथ के नीचे दबे पेपर हिलाए। फिर मुड़कर दरवाजे को देखा। दिल मचला के पीछे जाए। इसे क्या हुआ? काम ज़्यादा ज़रूरी था, अभी जाता हूँ कह कर पेपर की जानिब मतवज्जा हुआ। ताहम ध्यान फिज़ा की जानिब ही था। खैरियत? इस वक्त फ़ोन किया? हाँ। फिज़ा, साथ मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तुमने भी तो कुछ कम गुल नहीं खिलाए। अब क्या करूं? रूहान सा अंदाज था। वो चले तो नहीं गए? नहीं, जाने से पहले तुम्हारा फैसला करके जाएंगे, आर या पार। फिज़ा, यार वो नाराज़ हैं। कैसे तुम्हारा फ़ोन उठाएंगे? तुम खुद उसे मनाओ। कैसे? कल वीकेंड है, घर चली जाओ नानू के साथ, या फिर उन्हें बुलवा लो। वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसा करो कि अभी रहने दो, सुबह में कॉल करके मैं बुलवाती हूँ, फैसला हल हो जाएगा। फिज़ा, वो कुछ और न कर ले। अब बड़ी फिक्र है? फिज़ा हंसी। हाँ है, और बहुत है। इंसान बार बार खुशकिस्मत नहीं बनता। ओहो, ये आप फरमा रही हैं? हाँ मैं। उसकी हंसी उभरी। फिज़ा उसे छेड़ने लगी। इधर आओ तुम, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह वो क्लिनिक जा रहा था। फिज़ा की खामोशी को देख के रुक गया। कुछ नहीं। कोई बात है तो ज़रूर। कहा ना कोई बात नहीं है। वो किचन की जानिब घूम गई। मेहरान देखता रह गया। मेहरान, मेरी दवा ख़त्म हो गई है, लेते आना। माँ ने आवाज़ दी। पापा, मेरी स्ट्रॉबेरी। ओके बेटा। और तुम्हारे लिए? किचन के दरवाजे पर रुके। कुछ नहीं। उसके पास से गुजरकर वो बाहर निकल गया। लम्हा फिक्रिया।
न करीब आई, न टाई की नोट ठीक की, न शौक सी हंसी, न जसारत का मौका और न फलूदे का ऑर्डर। कुछ न कुछ गड़बड़ है साहब, सर खुजाया मगर ये वक्त इन बातों का न था। मेहरान गजनवी बोल रहे थे, समझा रहे थे, साथ सर झुकाए बैठा सुन रहा था। मामा की कमज़ोरियाँ, सबा का गुरेज, मुस्तकबिल की हिकमत अमली, सुकून साथ के अंदर बस रहा था। गुजरता हुआ वक्त फैसलों को बदलने की सलाहियत रखता है। इंसान को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। अब के मर्द बनो। उसके शाने पे हाथ मारा और उसका हाथ थाम लो। मुझे यकीन है तुम्हें मायूसी नहीं होगी। साथ मुस्कुराया। मैं जानता हूँ ये सब मुझे मालूम नहीं था, वरना मायूस तो मैं पहले भी नहीं होता। बस मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। मुस्कुराहट गहरी हुई। कहाँ थका हुआ मुरझाया हुआ साथ, कहाँ ये झिलमिलाते जुगनुओं वाला साथ। ज़ोर से शानी दबाई। बेस्ट ऑफ लक यार, उसको भी तो खुशखबरी दो जो लम्हा लम्हा रोक पाल रही है। प्लानिंग तुम्हें आ गई है ना? जी। बस अब तुम दोनों खुश रहो। तुम्हारी मामा मुतमईन रहेंगी, जीत उनकी है। माओ को भी नाराज़ नहीं करते। 10-12 साल बाद तुम्हारे 6-7 बच्चे हो जाएं तो बताना। जब कुछ नहीं हो सकता, फिजा सबा बनकर उनसे राब्ते में रहेगी और गाहे बगाहे साद के बारे में पूछती रहेगी, और उन्हें भी इत्मीनान रहेगा कि सबा को साद की ज़िंदगी से निकाल दिया है। बस उससे ज़्यादा उसका कोई हल नहीं है। अगर तुम सबा और अपनी मामा को खुश देखना चाहते हो तो। ओके बॉस। सर तस्लीम खम किया। मुझे यही करना है। लड़ाई झगड़ा मामले को तूल देगा। मुझे यही करना है। लड़ाई झगड़ा मामले को तूल देगा। और अगर तुम ये सब जानकर उसी घर में रहते हो तो तुम्हारी मामा और सबा के दरमियान टॉर्चर सेल कायम हो जाएगा। ज़िंदगी की खुशियाँ हराम हो जाएंगी। बेहतर है कि इस मुफाहमत की सूरत रहे। और कोई हिसाब, कोई बास पुर्स, कोई सवाल जवाब नहीं। माओ को बेटों का गरूर मार डालता है साथ। ये नफ्सियाती गिर हैं, उन्हें और पेचीदा करती जाती हैं। माओ के बगैर रहा भी नहीं जाता। उन्होंने तुम्हारा मनपसंद खिलौना तुम्हें दिला दिया है। अब वो चाहती हैं कि तुमसे ये खिलौना छीन के दूसरा थमा दें। अब ये तुम्हारा फैसला, तुम्हारी एहतियात पसंदी है कि तुम मनपसंद चीज़ की हिफाजत किस तरह करते हो। शाने पर हाथ रखा। जी। वो मुस्कुरा दिया। चलो उठो और फतह के झंडे लगा दो। और सुनो, तुम्हारी मामा तुमसे मिलने तुम्हारे पास आए तो तुमने क्या करना है? मेहरान गजनवी की आंखों में शरारत थी। क्या? बेवकूफ़, उसे मैके भिजवा देना। वो ज़ोर से हंसा। साथ भी हंसने लगा। चलो सबा को फ़ोन करो, उसे लंबी ड्राइव की नवीद दो, उसके डर खौफ खदशे दूर करो, इन तमाम अबहाम से निकालो उसे जिसमें वो जी रही है। साथ ने मुस्कुरा के उसे देखा और सेल निकालने लगा। सबा का नंबर मिलाया। चंद रिंग टोन के बाद उसने उठा लिया। हेलो सबा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो। ये बताने की ज़रूरत है कि कहाँ जाना है? तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। वो खड़ा हुआ। क्या हुआ? मेहरान गजनवी उसी की जानिब मतवज्जा थे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ उसे मोहब्बत की डोज दो, खौफ का बुखार उतर जाएगा। ओके सर। उसके जानिब हाथ बढ़ाया जिसको उसने मोहब्बत से थाम लिया। सुनो, ज़िंदगी की उलझनें ज़िंदगी गुजारने का हुस्न होती हैं। इजहार बहुत सी उलझनों को सुलझा देता है। टेबल टॉक, बाहिमी मुशावरत और मस्बत रवैया हमें बहुत सी पेचीदगियों से बचा लेता है। जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़ कह के चमकती आंखों से साद बिन रज़ा बाहर निकल गया। सुकून भरे अंदाज में मेहरान गजनवी उसे जाता देखता रहा। धीरे से अपना सेल उठा के ऑन किया। दूसरे लम्हे चौंका। सेल स्क्रीन सादा थी। 4 बज रहे थे और फिजा मेहरान गजनवी का कोई क्लोजअप स्क्रीन पर नहीं था। लम्हा फिक्रिया। ओ माय गॉड। हड़बड़ा कर उठा और उजलत भरे अंदाज में बाहर को भागा। आज 2 माह बाद उसके सामने था। नानू का गुस्सा उसे देख के बैठने लगा। घर वालों की तीखी नजरें, तीखे चतून रुख बदलने लगे। मामू अमीर अहमद ने बढ़कर मुसाफहा किया। नानू उसे अपने कमरे में ले आई। उसका बाजू यूं पकड़ा था गोया अब आए हो तो जाना नहीं। बूढ़ी आंखें झिलमिला रही थी। सामने उनके बेड पर सबा गोल तकिए से टेक लगाए निढाल सी बैठी थी। मुरगजा हुलिया, बिखरे बाल, जर्द चेहरा, पानी पीते हुए हाथ कपकपा गए। नानो उल्टे कदमों मुड़ गई। आप? ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी कि कैसी हो। हालत ज़ार सामने थी। बेड के किनारे
बैठ कर कलाई थामी। उसे तेज़ बुखार था। मैं ठीक हूँ। नजरें चुराई, हाथ खींचा। मैं इतना गैर हूँ तुम्हारे लिए? शिकवा अमेज़ निगाह डाली। मैं दवा लाई हूँ। नज़र चुराई, किस कदर कमज़ोर और पीली हो रही हो। धीरे से रुखसार छुआ। हाँ, मौस पे बुखार है। क्या हम सारी उम्र गैर रहेंगे? निगाहें उस पर फोकस की। सबा का दिल फूट फूट कर रोने को बेचैन हुआ। तो मेरी मोहब्बत में दुख सह रही थी या अपना घर बचाने के लिए? सबा की नज़र उठी और ठहर गई। आंसू तस्बीह के दाने बनने लगे। तुमने अपना क्यों नहीं समझा? तुमसे मोहब्बत करके तुम्हें पा लिया तो क्या तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ ना देता? उसका सर झुक गया। इतना खुदगर्ज़ बेमुरवत समझा था या तुम्हें बेएतनाई बरतनी थी? आंसुओं का किनारा नहीं था। रोना भी कैथारसिस होता है। या फिर मेरे जैसे मोहब्बत करने वाले शख्स से मोहब्बत ही नहीं हुई? उसने हथेलियों में मुंह छुपा लिया था। साद बिन रज़ा ने उसे अपने साथ लगा लिया। अज़दवाजी बंधन में मोहब्बत एतबार ना हो तो ज़िंदगी का सफ़र कटता नहीं है, मगर हमें सफ़र काटना नहीं है, साथ साथ चलना है, भरोसे के साथ। उसकी हिचकियाँ बंद गईं। मामा बहुत मजबूत हैं। पापा की सपोर्ट के साथ उनके इख्तियार में सब कुछ है, मगर तुम्हारे लिए मैं इख्तियार हूँ। तुम्हारी ढाल, तुम्हारा मान, तुम्हारा सब कुछ। मुझे दोनों ही अजीज़ हैं माय डियर। उसका भीगा हुआ चेहरा ऊंचा किया। शिद्दत गिरिया उजारी ने उसको क्या बना दिया था? अब बोलो। मुझे मामा से डर लगता था, खौफज़दा थी उनसे। आपको खोने का डर था, वरना मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी। सर उठा के देखा। खुद को सज़ा देती रही, बाल संवारे, मगर अब नहीं। हालात का मुकाबला हम दोनों करेंगे, मोहब्बत और एक दूसरे के एतबार के साथ। गर्मजोशी से उसका हाथ थामा और भीगी पलकों से वो भी मुस्कुरा दी। तुमने तो नफ्सियाती मरीज बना के छोड़ा था। मेहरान भाई ना होते ना तो? मुस्कुरा के उसे देखा। ये जो आंसू है ना, रुखसार साफ की, मेरी मौत के सोग में होते। हाय अल्लाह ना करे। उसके मुंह पे हाथ रखा। सबा की इस अदा पर वो निसार हो गया। जिंदगी नए सफ़र पर गामजन हुई। तुम्हें अचानक हुआ क्या है? मेहरान गजनवी ने बाहर जाती फिजा का हाथ थाम लिया। कुछ नहीं। नज़र झुका ली। तुम परेशान हो? नहीं तो? होंठ दबाकर हंसी रुकी। खफा हो? फिर क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर? मेरे कोलो मैनू दस दिया होया कि कसूर मेरे कोलों। शरारती सा अंदाज था। हाथ खींचकर अपने पहलू में गिराया। कहा ना कुछ नहीं। फालूदा खाना है? नहीं। बहुत मज़े का है। शॉपिंग करनी है? नहीं। फिर तो तुम्हें केस पर काम करने की फीस भी नहीं चाहिए। नहीं कहते कहते रुकी। नज़र उठा के देखा। आंखों में पूरी शरारत थी। वो मेरा हक है। मैंने कब इनकार किया? मगर नाराज़गी की वजह तो बता दो। आपको कैसे पता कि मैं नाराज़ हूँ? नज़र उठा के देखा। 5 दिन से दूर दूर हो। कितनी अकेली हो। ना सिंगार, ना मोतिया, ना परफ्यूम की महक। मैं भी बगैर टाई के जा रहा हूँ। लैपटॉप भी खुद ही उठा लेता हूँ। जब तक नाराज़ होती हो तो अपनी पसंद का खाना बनाती हो। वो जो उसको हैरानी से देख रही थी, सब पता था उसे कि वो नाराज़ है। क्या मतलब? और क्या तोरी, भिंडी, टिंडे, करेले पर टरखा रही हो? फिजा हंसती। कितना जानते थे वो उसे। अच्छा, नाराज़ किस बात पे हो? बाजू फैला के अपने साथ लगा लिया। धीरे से बालों को छुआ। मैं नाराज़ नहीं थी, खपकी का ड्रामा कर रही थी। कितने दिन हो गए थे नाराज़ हुए। नाराज़गी के बाद मनाने का मज़ा ही और है। यू चीटर। वो खिलखिला के हंसी। आपको कैसे पता चला कि मैं नाराज़ हूँ? मेरे सेल से तुम्हारा रूप और लैपटॉप से तुम्हारी तस्वीर गायब थी। ओहो, तभी। और ये कैसे हो सकता है आप नाराज़ हो और हमें पता ही ना चले? उसकी जानिब झुका। मगर नाराज़ क्यों थी? तजदीद वफ़ा, तजदीद मोहब्बत और तजदीद यकीन के लिए। ओहो मेरे खुदा, मैं समझा कि सबा और साद का केस हल हो गया, तुम्हें फ़ीस नहीं दी इसलिए। मेहरान आंखें भलाई। वो हंस दिया। देख लें, देख रहा हूँ। जो मायनी हुआ। फिजा हंसती और मुस्कुराते हुए सर उसके शाने पे रख दिया। बाद सबा के नर्म झोंकों ने उन्हें छुआ और तजदीद वफ़ा की नवीद देते गुजरते चले गए। मेहरान, मुझे आपके साथ सबा और साद का केस हल करने में बहुत मज़ा आया है। बस ऐसे केसों पर काम करूंगी आपके साथ भी और अपने इर्द गिर्द भी। ऐसी कितनी औरतें जो बेमौत मर रही हैं, कितनी लड़कियां हैं जो अजियत का शिकार हैं, जो हमारे इल्म में हैं, जिन्हें हम जानते हैं।
ان کو تو خوشیوں سے ہمکنار کر سکتے ہیں نا؟ فضا سنجیدہ تھی. رائٹ، میں تمہارے ہم قدم ہوں. اپنے حق، اپنے حقوق سے آگہی بہت ضروری ہے. ذرا سی ہمت بہت سے مسائل کا حل ہے. اوہو، بڑی سمجھدار ہو گئی ہو. ہاں، آپ کی سنگت میں. آپ جانتے ہیں مجھے 7 اور صبا کی اتنی خوشی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. فضا کا چہرہ چمک رہا تھا. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کام کروں گی، بلکہ اسٹڈی کر کے آپ کے ہم قدم رہوں گی. اوکے میری جانشین. شانہ دبایا. ایسے ہی تو میں تمہارا قدردان نہیں ہوں نا؟ اچھا، فضا اترائی. یقین نہیں ہے. ہے نہیں؟ بس یہ ہے کہ شرارتی انداز ہوا. کیا؟ پھر سے کہو. کیا؟ اچھی لگتی ہو. کھلکھلا کے ہنسی. اور اس کی شرارت سمجھ کر مہران غزنوی بھی کھلکھلا کے ہنس دیا. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.